अगर मैं वीडियो की बात करूँ तो आज की वीडियो डिसाइड करेगी कि आप कहाँ जाने वाले हो, आप किस मार्केट में काम करने वाले हो। ध्यान से समझना ये चीज़ें एक नए इंसान के लिए जो नया इंसान है, उसको उसका आने वाला फ्यूचर दिखाने वाला है और ये वीडियो बहुत ही तसल्ली के साथ देखिएगा। देखिए आज की वीडियो की बात करें तो आज मैं डिसाइड करूँगा आपको ये बात बतानी है क्या कि हमें किस मार्केट के अंदर एंटर करना है। मार्केट की बात करें भाई दुनिया में इतनी सारी जगह होती है जहाँ पे काम किया जा सकता है। देखो हर एक बिगिनर जो होता है सबसे बड़ा कंफ्यूजन उसका यही होता है कि वो करे तो करे क्या। भाई कॉमन सी बात आती है, इंडिया के अंदर बात करें दुनिया की बात करें, क्या हम स्टॉक मार्केट में काम करें, क्या हम फॉरेक्स मार्केट में काम करें, क्या हम गोल्ड में काम करें या क्रिप्टो में काम करें। और गलत चूज अगर आपने किया तो भाई ग्रोथ भूल जाइए, उल्टा वहां पर आपका पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं सभी कॉन्सेप्ट जो हमें पहले पता होने चाहिए डिसाइड करने से पहले कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो भाइयों मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था मार्केट्स क्या होती हैं। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आज हम बात करते हैं कुछ की डिटेल्स के साथ में है कि मार्केट में हमें कहाँ काम करना है, पता कैसे करें। देखो नॉर्मल मार्केट की हमने बात की थी, कौन कौन सी मार्केट थी तो स्टॉक मार्केट की बात की गई थी। ठीक, हमने यहाँ पे फिर बात की थी फॉरेक्स मार्केट की। फॉरेक्स मार्केट क्या होती है, आई विश समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद में हमने बात की थी कमोडिटी मार्केट की। देन हमने बात की थी यहाँ पे क्रिप्टो की। ये 4 मार्केट हैं जो अभी दुनिया में की जा रही है। सिंपल सी बात आती है। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि हमने तो काफ़ी सारे ऐसे ऐप भी देखे हैं जहाँ पे कुछ और भी होता रहता है। देखो कुछ और की बात करें, वो ऑपरेट किए जा सकते हैं, बेसिकली वो मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, बट ये मार्केट्स जो हैं रियल मार्केट हैं दुनिया की, अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में काम करना चाहते हो। इनके अलावा कुछ और नहीं होता। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली मेरा लेक्चर नंबर 3 है, मैं लिख देता हूँ। ठीक, लेक्चर नंबर 3 है और इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर अप्रॉक्स 100 प्लस लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं फॉर फाइनेंशियल नॉलेज। ये चीजें देखने के बाद में आपको किसी भी फाइनेंशियल बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको इतनी इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। चलो शुरू करते हैं बहुत ही ईजी वे में। देखिए दोस्तों, लाइक ये वीडियो काफी पावरफुल होने वाली है, मुझे पता है। ठीक, इससे डिसाइड होगा कि किस मार्केट में आपको जाना है, तो ये बहुत ही कीमती होने वाली है और बहुत ही ध्यान से मैं इसको बताऊंगा ताकि एक भी चीज मिस ना हो जाए। ये एक्चुअल में इस तरीके से है कि आपने अभी 10th क्लास कंप्लीट की है, 10th के बाद आपने 12th कंप्लीट की है, अब आप डिसाइड कर रहे हो मुझे जाना कहाँ है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे कुछ नहीं बनना है। कॉमन सी बात आती है ना, तो वो चीज़ बात की जा रही है। तो चलो शुरू करते हैं। इस चीज़ को समझना, बहुत ध्यान से समझना। मैं सारे कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। देखो भाइयों, बचपन से हमें क्या बोला जाता है, बचपन से जो हमारे मम्मी पापा बोल देते हैं, भाई हम कहाँ रहते हैं वो डिसाइड करता है कि हम क्या बनेंगे। मान लीजिए मैं ऐसे लोगों के बीच में रहूँ जहाँ पे सब लोग इंजीनियर थे, तो भाई कॉमन सी बात है मैं वहाँ पे इंजीनियरिंग की तरफ जाने की सोचूंगा। मुझे लगेगा यार इंजीनियर बनना तो बड़ा ईजी है एंड वहाँ पर जो चीज़ें मैं देखूंगा वो मोटिवेट मुझे करेगी। ऐसे ही अगर कोई इंसान, किसी के पापा मान लीजिए पुलिस में है, तो आप देखेंगे वो इंसान पुलिस में जाने की कोशिश करता है। क्यों कोशिश करता है, उसको दिखता है यार मेरे पापा यहाँ पे थे और उनके आसपास के जो लोग हैं ना, वहाँ पे देशभक्ति टाइप जगा देंगे और वो बंदा जाके वो कॉमन सी बात है मोटिवेट हो जाएगा। किसी के फादर जो हैं बैंक के अंदर हैं, तो भाई वो भी बच्चा सोचता है मैं बैंक में चला जाऊं, बिकॉज बचपन से उसको बैंकिंग सिस्टम के बारे में बताया जाता है कि दुनिया भर का पैसा यहाँ पे ऑपरेट होता है, सेफ्टी होती है, फाइनेंशियल मार्केट होती है, वगैरह 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 वगैरह। बट अब आप हैं यहाँ पर यूट्यूब पर, और YouTube पर आप आए हैं लाइक किस चीज के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए। और कैसी नॉलेज गेन करने के लिए, फाइनेंशियल नॉलेज। तो यहां पर मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। सबसे पहली बात आती है, मार्केट अलग होती है लेकिन लॉजिक सेम होता है, ये बात ध्यान रखना। क्या मैंने आपको बताया था, डिमांड एंड सप्लाई। अब ये डिमांड एंड सप्लाई वाला गेम अगर आपको समझ में आ गया है, तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब आपकी डिमांड कहां है, ये कैसे पता करें। इसको पता करने का तरीका क्या है, तो इसको पता करने का तरीका है एक एक चीज को अच्छे से डिटेल में स्टडी करना। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्टॉक मार्केट को। ठीक, देखो दोस्तों, मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में बोलना चाहूंगा ताकि एक 10th क्लास का स्टूडेंट भी इस बात को समझ जाए। सबसे पहली बात आती है, देखो मेरे भाई, लाइक मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया भी था कि यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ लोग होते हैं। क्या लोग होते हैं, मैंने बताया था गवर्नमेंट होती है। ठीक, गवर्नमेंट चाहती है सबको नौकरी मिले। ठीक, नौकरी मिले तो क्या होना चाहिए, कंपनी होनी चाहिए वहां पे। ठीक, और कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी को चाहिए पैसा। पैसा कहाँ से मिलता है, बैंक से। और बैंक में पैसा किसका होता है, आम जनता का, नॉर्मल पीपल का होता है, सबको पता है। और आम जनता का पैसा अगर लुट गया तो कौन लुट गया, सोचो गवर्नमेंट गई। कॉमन सी बात है, जनता पकड़ेगी किसकी गर्दन, गवर्नमेंट की गर्दन। गवर्नमेंट अपनी गर्दन बचाना चाहती है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, एक काम करो मालिक, यहाँ पर क्या करो, बना दो शेयर मार्केट।
कॉमन सी बात है, यही कॉन्सेप्ट था। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। शेयर मार्केट बनाया किसके लिए? कंपनी के लिए। कंपनी जाती है, कंपनी बोलती है मुझे चाहिए पैसा। पैसा किससे चाहिए? पैसा चाहिए आम जनता से। मुझे बैंक से पैसा नहीं चाहिए। आम जनता कहाँ थी? बेसिकली पीपल्स। ठीक। ये इनको बोला गया एक काम करो मालिक, मेरी कंपनी है एक्स वाई जेड, ये माल बनाती है। माल कोई भी बना सकती है, कॉमन सी बात है, कुछ भी कंपनी हो सकती है, नो प्रॉब्लम। कंपनी कहती है देखो मैं जाती हूँ शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट में जाने के बाद मैं करूंगी अपना आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है कि वो वहां पर जाके बोल सकते हो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है शेयर मार्केट में। ठीक है, मैं बहुत ही बेसिक लैंग्वेज यूज करूंगा ताकि सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो सब कुछ क्लियर हो गया, बात खत्म। मुझे इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है, कंपनी आ गई शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में आके उसने बोला देखो भाई मैं ये फलाना प्रोडक्ट बनाती हूँ और आपको अगर मेरे पे यकीन है तो आप क्या कर सकते हो, मेरी कंपनी का शेयर का प्राइस इतना है, आप मुझे पैसा दीजिए और आप मेरी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाइए। तो इससे क्या हुआ? कंपनी को मिल गया पैसा। ठीक। आम जनता को क्या हुआ? आम जनता का जो पैसा बैंक में जाने वाला था वो चला गया कंपनी के पास में, आम जनता बन गई मालिक। तो यहाँ क्या है, और उसके साथ साथ कंपनी जब बनेगी तो कंपनी जॉब भी देगी, जनता को ही जॉब देगी, तो ये भी खुश और जॉब पाने वाले भी खुश, कंपनी भी खुश, पैसा भी मिल गया, बैंक भी खुश क्योंकि वो बैंक को पैसा देना नहीं पड़ा, और गवर्नमेंट भी खुश क्योंकि बैंक से पैसा लिया नहीं। तो कल को अगर कंपनी डूब गई तो बैंक के पास तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आम जनता का पैसा गया, आम जनता कहेगी भाई हाँ, हमारा पैसा चला गया है, बट कोई बात नहीं। आम जनता क्या है, संतुष्टि पालेगी, क्या अरे यार चलो हमने ही तो इन्वेस्टमेंट करी थी। आपने एक बात नोटिस की होगी, जब किसी इंसान का प्रॉफिट होता है ना शेयर मार्केट के अंदर तो वो चिल्ला चिल्ला के बताता है, व्हाट्सएप पे स्टोरी लगाता है। जब उसका नुकसान होता है ना तो वो कहीं नहीं बताता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, और ये ह्यूमन साइकोलॉजी गवर्नमेंट भी जानती है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी कंपनी भी जानती है, और ये ह्यूमन साइकोलॉजी बैंक भी जानता है। तो ये तीनों लोग जानते हैं और इन तीनों को ही जानने की बात जरूरत थी। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, जब आम जनता का पैसा नुकसान होगा ना कंपनी बर्बाद होने पर, तो आम जनता किसी को बताएगी ही नहीं। तो बैंक भी बच गए, कंपनी भी बच गई। कंपनी मतलब कंपनी क्यों बच गई? कंपनी का तो बेसिकली अगर धंधा चल गया तो बहुत अच्छा, अदरवाइज कंपनी तो वैसे भी बर्बाद ही होनी थी। तो ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट थे। तो शेयर मार्केट की जब बात की जा रही थी तो सिंपल टर्म में अगर मैं बात करूं तो आप क्या होता है इसके अंदर, क्या है, आप इसके शेयर को ले सकते हैं, शेयर को लेकर मालिक बन सकते हैं। आप चाहें तो एक शेयर ले सकते हैं, आप चाहें तो 1 लाख 1,000 कितने शेयर ले लीजिए, आपकी पर्सनल चॉइस है। आपको क्या करना है, जितने का वो शेयर है, मान लीजिए 50 रुपए का वो शेयर है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने शेयर आपने लिए, और आपको उतना पैसा अमाउंट लाइक आईएनआर के अंदर जो भी आपकी करेंसी है उसके बेसिस पे करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 1,000 शेयर में खरीदना चाहता हूँ, सिंपल सा मैथ है, 1,000 लाइक कॉमन सी बात है, एक शेयर कितने का है? 50 का। तो कॉमन सी बात आ जाती है, 50,000 रुपए का जो प्रोडक्ट है मैंने खरीद लिया। अब मैं इसका 50,000 रुपए पे करके 1,000 शेयर का मालिक बन गया। अब अगर मान लीजिए शेयर की वैल्यू 50 की जगह 60 हो जाती है, तो 1,000 शेयर मेरे पास थे, अब अगर वो 60 रुपए की हो जाती है तो भाई अब इसका प्राइस कितना हो गया? 60,000। अब मैंने इन्वेस्ट कितने किए थे? मैंने इन्वेस्ट किए थे बेसिकली 50,000, हो गए 60,000। तो भाई 60,000 में से जो प्रॉफिट है उसमें से अपना इन्वेस्टमेंट हटा दीजिए, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो आपको प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट आपके सामने आ जाएगा। इस तरीके से कंपनी पैसा कमाती है, और कंपनी पैसा कमाकर अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट प्रोवाइड करती है। अब कंपनीज की बात करूं, एग्जांपल की बात करूं, मैं इंडिया की बात करता हूं, मैं इंडियन शेयर मार्केट की बात कर रहा हूं। ठीक है, शेयर मार्केट की, इंडियन शेयर मार्केट की बात करते हैं। इंडियन शेयर मार्केट में बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे प्रोसेस समझिए। यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज है, जैसे कि मैं बात करूँ रिलायंस, नाम आपने सुना ही होगा, सबके सब जियो का फोन यूज कर रहे हैं, जियो का सिम यूज कर रहे हैं। टीसीएस, ठीक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक। एक बात ध्यान दीजिएगा, इंडिया में क्या दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से लिस्टेड होती हैं। वो क्यों लिस्टेड होती है, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, क्योंकि इनको भी चाहिए था क्या? पैसा। इनको भी चाहिए था क्या? पैसा। इनको भी चाहिए था क्या? पैसा। और इनको भी चाहिए था पैसा। ओके। अब ये पैसा मिला कहाँ से? आम जनता से। ये पैसा जो है बैंक से लोन लिया हुआ नहीं है, और बैंक से लोन नहीं है तो गवर्नमेंट बच गई। समझ रहे हो, ये पूरा प्रोसेस था। अब क्या नॉर्मल सी बात आती है, अब बात आती है ये आपको पैसा कैसे कैसे दे सकती है, ये कंपनी आपको प्रॉफिट कैसे पहुंचा सकती है, उस बात को समझना। उसके दो तरीके हैं। तरीका नंबर वन विल बी लाइक, यहाँ पर ना आपको ये क्या करती है, प्रॉफिट में हिस्सा देती है। प्राइस ऊपर गया तो प्रॉफिट होगा। मान लीजिए रिलायंस का शेयर का प्राइस मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूँ 400 रुपये है, और आपके पास एक शेयर है और 400 से 450 हो गया,
तो भाई टोटल मैंने बताया आपको 50 रुपए का आपका प्रॉफिट हो गया। समझ रहे हो? पहला तरीका ये हुआ जो कि नॉर्मल कंपनी इसी तरीके से पैसे देती है। दूसरा तरीका क्या है, वो क्या करती है, वो ना आपको बेसिकली डिविडेंड मिल जाता है। डिविडेंड की बात करें, डिविडेंड का मतलब ये समझिए कि कंपनी सबको एक साथ एक चीज दे देती है। बोलती है भाई शेयर के प्राइस की वैल्यू नहीं बढ़ाते, एक काम करो, सबको एक काम करो, एक शेयर के ऊपर 20-20 रुपए का डिविडेंड दे दो, 50-50 रुपए का डिविडेंड दे दो। डिविडेंड जो है डिपेंड करता है टाइम टू टाइम, वो 6 महीने में, कोई साल भर में, कोई हर 4 महीने में, ऐसे ऐसे टाइमिंग टू टाइमिंग देते रहते हैं। नो प्रॉब्लम। चलो जी। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसके अंदर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं शेयर मार्केट में। सबसे पहली बात है, जो शेयर मार्केट में आप काम कर रहे हो, इसके कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें समझ लीजिए। सबसे पहली बात है, आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के अंदर वर्क कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हो? वेल्थ। यहाँ पे वेल्थ बिल्डिंग कर सकते हो। यहाँ पर क्या है, आपने मान लीजिए आज पैसा लगाया और आज आपने 100 रुपये का शेयर लगाया और शेयर का पैसा लगाया और जो भी शेयर्स आपने खरीदे उसके आप मालिक बन गए। आज आपने मान लीजिए 2026 में इसको खरीदा है, तो कंपनी तो काम करती रहेगी, कॉमन सी बात है। आपने पैसा लगा दिया, अब शेयर्स की वैल्यू बढ़ते 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 मान लीजिए 2000 हो गई। कब? 2036 में। तो आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया जो कि आपकी लॉन्ग टर्म के अंदर वेल्थ क्रिएट करने में मदद करता है। ठीक है? ये वो तरीका है जिससे नॉर्मली आम आदमी पैसा कमाता है, जिससे कि लाइक बड़े-बड़े म्यूचुअल फंड पैसा कमाते हैं। क्या करते हैं? पैसा लगा के छोड़ देते हैं। मैंने एग्जांपल आपको समझाया था कि मान लीजिए एसबीआई का शेयर है। आपको पता है कि एसबीआई के अंदर भाई बहुत ज़्यादा अच्छा काम होता है, एसबीआई के रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं वगैरह-वगैरह। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप कहोगे मुझे एसबीआई जैसा शेयर लाइक कंपनी खोलनी है। आप क्या कर सकते हो? उसके शेयर में पैसा लगा सकते हो। तो ये जो तरीका है जिसमें आप लंबे समय के लिए पैसा लगाते हो, वो यहाँ पे आपको प्रॉफिट काउंट करा के देता है। ठीक है? इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं, वेल्थ बिल्डिंग बोलते हैं। दूसरी बात है, क्यों शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए? अब देखो, एक दो तरीके हैं। मान लो मेरे पास पैसा है, ठीक? मेरे पास मान लीजिए 10 लाख रुपए हैं। मेरे पास एक तरीका है, पहला तरीका क्या है, मैं इसको बैंक में रख देता हूँ। दूसरा तरीका है, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको बेसिकली शेयर मार्केट में डाल देता हूँ। ठीक? फिर एक और तरीका है, मैं इसको किसी को ब्याज पे दे देता हूँ। ठीक। अब बैंक में मैंने इसको डाला तो बैंक में क्या होने वाला है, बैंक में मैंने मान लो सेविंग अकाउंट है तो कुछ नहीं मिलेगा। मैंने वहां पे मान लीजिए एफडी करा दी तो एफडी के ऊपर मुझे मान लीजिए 5% का रिटर्न मिला। और आपको पता होना चाहिए इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन जो है 5 to 6% का ही इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर। तो मेरा यहाँ पे एक प्रॉफिट जो है कुछ भी नहीं निकल गया, तो बैंक में मुझे कुछ नहीं मिल रहा। दूसरी बात, बैंक जब आपसे अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको पता होना चाहिए, मान लो आपके बैंक में चाहे 1 करोड़ रुपए आप रख लीजिए, आपसे बैंक जब अकाउंट खुलवाते हैं तो 5 लाख तक की ही आपको सिक्योरिटी देते हैं। ठीक? तो ये बात समझिए कि आपने अपना पैसा बैंक को दिया, अब बैंक आपका पैसा किसको दे रहा है, आपको नहीं पता। बैंक क्यों बर्बाद होते हैं? बैंक कभी-कभी इसलिए बर्बाद होता है, बैंक कुछ गलत लोगों को पैसा लोन पे दे देते हैं एंड उस पर्टिकुलर कंडीशन में वो कंपनीज़ या फिर कह सकते हो वो चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, तो आपका पैसा भी डूब जाता है और बैंक क्या कहता है, भाई पैसा तो खत्म हो गया। तो इस तरीके से रिस्क होता है। दूसरा, लोन पे मान लो मैंने अपने आसपास, घर के आसपास किसी को पकड़ा, बोला भाई मैं इतने परसेंट पे ब्याज पे पैसा देता हूँ। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, पहली बात तो आप अनरेगुलेटेड हो, आप ब्याज पे पैसा देने के लिए लाइक आप रेगुलेटेड नहीं हो। ब्याज पे पैसा कौन दे सकता है? ओनली बैंक, जिनके पास में रेगुलेटेड लाइसेंस है। सोचो आपने पैसा दे भी दिया लोन में कि आप एक बहुत अच्छा लाइक पैसा है आपके पास में, आप लोन देते हो वगैरह वगैरह, लोगों ने लोन लिया, उनमें से 10 में से मान लीजिए एक आधा कोई जहर खा के मर वर गया, तो आप क्या करोगे? आपके लिए पता है आपको क्या होगा आपके साथ। आप यहाँ पे फंसोगे फंसोगे 100%। ठीक? तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तीसरी कंडीशन, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में क्या है, जो ये बैंक है ना, ये बैंक भी शेयर मार्केट में लिस्टेड है। अगर मुझे ये लग रहा है कि बैंक पैसा कमाता है, मुझे ये लग रहा है कि बैंक हमारे पैसे से बहुत अच्छा पैसा कमाता है, तो भाई मैं क्यों ना बैंक में ही पैसा लगा दूं सीधा? सोचने की बात है। तो मेरे पास ये तरीके हैं, बट मुझे ये तरीका सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज करना है ना, शेयर मार्केट, उसको यूज करने का एक इंपॉर्टेंट कारण पता है मुझे क्या लगा? रेगुलेटेड। शेयर मार्केट कंप्लीटली रेगुलेटेड होता है। अभी रेगुलेटेड किसके द्वारा होता है? देखो मैं बहुत ही इजी में बोलना चाहूंगा। रेगुलेटेड होता है सेबी के द्वारा। सेबी का काम पता है क्या होता है? मान लीजिए मेरी कंपनी है, मैं हूं कवि शर्मा, और मेरी कंपनी है, तो मैंने एक कंपनी बनाई XYZ। मैंने इसको 4 से 5 साल तक रन किया। रन करने के बाद मुझे दिखाई दिया कि मैंने 5 करोड़ का प्रॉफिट कमाता हूँ मैं साल में वगैरह वगैरह। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई अब ना मुझे और ज़्यादा पैसा चाहिए। अब मैं बैंक के पास तो जा नहीं सकता, मैंने आपको पहले ही बता दिया। बैंक के पास हम जा नहीं सकते क्योंकि बैंक हमको पैसा नहीं देगा। बैंक को पता है कि ये बंदा फेल हो सकता है और इसके फेल होने के चांसेस कितने हैं? 66%।
और ये जीतेगा, इसके चांसेस के कितने, लाइक विन के जो चांस होते हैं कितने होते हैं, 33%। और बैंक मुझे पैसा नहीं देना चाहेगी। क्यों नहीं देना चाहेगी? क्योंकि मेरा किसी पॉलिटिशियन से पीछे कोई बैकएंड नहीं है, वगैरह 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 वगैरह। चलो जी, यहाँ से तो मेरा रास्ता बंद हो गया। मैं क्या करूंगा, मैंने बोला चलो एक काम करते हैं, आईपीओ कर लेते हैं। आईपीओ करने के मतलब हुआ कि मुझे क्या करना है, पहले सेबी के पास जाना है। मैं अपनी कंप्लीट डिटेल जो है सेबी जी को दूंगी, सॉरी दूंगा। देने के बाद में सेबी जी बोलेंगे ओके, आपका बिजनेस मॉडल ये है, आपका प्रॉफिट इतना बनता है, आपका ये इतना होता है, आपका ये इतना रहता है, हम आपकी कंपनी की इतनी वैल्यूएशन के साथ में आईपीओ लॉन्च करने के लिए आपको परमिशन देते हैं। अब क्या हुआ, परमिशन दे दी। परमिशन देने के बाद में सेबी जो है, सेबी तो रेगुलेट करने वाली है, कह सकते हो एक संस्था है। अब ये परमिशन दी कहाँ के लिए, परमिशन दी एक्सचेंज के ऊपर अपने आप को लिस्ट करने के लिए, EXCHANGE। अब ये नाम याद रखना। एक्सचेंज जो होता है, एक्सचेंज का काम क्या होता है, एक्सचेंज का काम होता है ऑर्डर्स को मैच कराना, एग्जीक्यूट कराना, आपके टर्मिनल के ऊपर दिखाई देगा। आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, हम जो काम कर रहे हैं बेसिकली एक्सचेंज की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे हैं, बट हम यहाँ पे मेनली NSE और BSE को जानते हैं, कॉमन सी बात है। इसके बाद में जो रीजनल एक्सचेंज हैं वो 22+ हैं, और हमें उनको जानने की ज़रूरत कतई भी नहीं है। हमें केवल इस पे ही काम करना है और इस पे ही काम करना है, ये बात ध्यान रखिए। एक ही कंपनी का शेयर, जैसे कि मान लीजिए SBI है, वो दो जगह पे लिस्ट हो सकता है। लिस्ट का मतलब है वहां पे उसको लाइक परमिशन है ट्रेड करने के लिए, तो वो NSE के ऊपर भी हो सकता है, SBI NSE के ऊपर भी हो सकता है, और वो BSE के ऊपर भी हो सकता है। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन इनके ऊपर नहीं आता, ठीक है। अब एक्सचेंज की बात करें तो एक्सचेंज बेसिकली क्या करता है, ऑर्डर को मैच करता है। कैसे, समझिए, ये कॉन्सेप्ट समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आपको पता लगे आपके ऑर्डर जा कहाँ रहे हैं। मैंने आपको बोला कंपनी आ गई, एक्सचेंज पे आ गई। अब एक्सचेंज पे आ गई, मेरे नाम से कवि शर्मा के नाम से कंपनी आ गई, कहाँ दिख रही है, एक्सचेंज पे। अब मैं घर पे बैठा हूँ, एक इंसान बैठा है कवि, और दूसरा कहीं दूर बैठा है रवि, ठीक। मुझे एक कंपनी के शेयर को खरीदना है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं SBI के 100 शेयर खरीदना चाहता हूँ, शेयर्स खरीदना चाहता हूँ, मैं बाय करना चाहता हूँ। और ये इंसान ना 100 शेयर इसके पास हैं, और ये सेल करना चाहता है। अब देखो, ऐसा तो होगा नहीं कि मैं इसको कॉल करके बोलूँ भाई रवि भाई मेरे पास में शेयर हैं, मुझे तू खरीद ले, मुझे पैसे दे दे, ऐसा तो होगा नहीं। इसके लिए चाहिए होगा क्या, एक्सचेंज। सबसे ऊपर आ जाता है यहाँ पे एक्सचेंज। अब एक्सचेंज में मैंने बताया आपको हम यूज कर रहे हैं NSE, ठीक। यहाँ पे BSE भी हो सकता था, मल्टीपल हो सकते थे। अब यहाँ से एक्सचेंज पे कैसे ऑर्डर जाएगा, ऑर्डर कैसे जाएगा, लाइक मैं कहना चाहता हूँ मैं बाय करना चाहता हूँ, ये कहेगा मैं सेल करना चाहता हूँ, कैसे जाएगा। यहाँ पर बीच में आ जाते हैं ब्रोकर्स। अब देखो, ब्रोकर्स की बात करें, ब्रोकर वो चीज है जो आपके ऑर्डर को कहाँ तक पहुंचाता है, एक्सचेंज तक पहुंचाता है। यहाँ भी ब्रोकर होता है, और इस बंदे के पास भी कोई ना कोई ब्रोकर होगा, ठीक। अब ये ब्रोकर सेम सेम भी हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे ब्रोकर की मैं बात करूं, इंडिया में जो ब्रोकर है लाइक हजारों ब्रोकर हैं। मैं एग्जांपल सबसे टॉप की बात करूंगा, सबसे पहले जैसे जीरोधा, उसके बाद बात करूं अप स्टॉक्स, उसके बाद बात करूं एंजल ब्रोकिंग, ठीक। उसके बाद बात करूं लाइक यहाँ पे देखेंगे आप धन, आपको यहाँ पे इतने सारे मिल जाएंगे, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे ना जैसे कवि शर्मा का ब्रोकर कौन सा है, मान लीजिए मैंने बोला मैं मेरा है जीरोधा, ठीक। और रवि का क्या है, रवि का है मान लीजिए अप स्टॉक्स। और इसका काम क्या होता है, इस ब्रोकर का काम क्या होता है, मेरे घर से मेरे टर्मिनल पे, मेरे लैपटॉप पे ना एक टर्मिनल बन जाएगा, जो इनका टर्मिनल होता है। उस टर्मिनल पे मैं बोलता हूँ भाई देखो मेरे पास ना शेयर हैं, तो इन्हें पता लग जाता है, इनके पास पूरी डिटेल होती है। ये सेबी रजिस्टर्ड होते हैं, सेबी वेरीफाइड होते हैं, तो ये बिल्कुल जेन्युइन होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मैंने बोला मैंने एक ऑर्डर लगाया, ऑर्डर में लिखा कि भाई मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं शेयर बाय करना चाहता हूँ, किसके, SBI के, ठीक। इसी तरीके से इसने इसने बंदे ने ऑर्डर लगाया ब्रोकर पे, अप स्टॉक पे, कि मैं सेल करना चाहता हूँ क्या, SBI के शेयर्स, ओके। अब क्या होगा, इनका यहां से टर्मिनल है, लैपटॉप लेके बैठा हूं मैं अपने घर में, या फोन पे बैठा हूं, जहां पे भी हो सकता है, इनके खुद के टर्मिनल है, तो कॉमन सी बात है वो लैपटॉप फोन टैबलेट सब जगह पे चलता है, नो प्रॉब्लम। सेम इनका भी एक टर्मिनल होगा अप स्टॉक वालों का, इसने ऑर्डर डाला, इसने डाला, तो यहां से ऑर्डर चलेगा, और चलने के बाद कहां जाएगा, बेसिकली वो जाएगा एक्सचेंज के पास, ठीक। सेम यहां से ऑर्डर चलेगा और वो जाएगा कहां, एक्सचेंज के पास। अब एक्सचेंज का मेन काम क्या है पता है, एक्सचेंज का मेन काम है ऑर्डर एग्जीक्यूशन। वो क्या करेगा, मैच करेगा,
क्या ऑर्डर मैच करेगा कि भाई जो कवि शर्मा है वो बाय करना चाहते हैं और रवि जो है वो सेल करना चाहते हैं, तो क्या किया जाए, कवि शर्मा को क्या कर दिया जाए, इनको शेयर्स ट्रांसफर कर दिए जाएं। ओके, और इनको रवि शर्मा को क्या किया जाए, इनको क्या पैसा ट्रांसफर कर दिया जाए। क्लियर। सो इस तरीके से क्या हुआ, पूरा ऑर्डर हमारा कंप्लीट हुआ। अब आप कहेंगे यार ये क्या समाज सेवा करने बैठे हुए हैं, बता देना चाहता हूं, जो आपका ज़ीरोधा है ये भी आपसे एक छोटा सा चार्ज लेंगे, लाइक पैसा लेंगे थोड़ा सा, ठीक, जिसको ये क्या बोलेंगे, ब्रोकरेज फीस। ठीक, नॉर्मली अलग अलग फीस होती है, डिपेंड करता है, ये भी फीस लेंगे। प्लस जो ये स्टॉक वाले हैं या यहाँ पे भी ज़ीरोधा होते तो ये भी एक छोटी सी फीस लेंगे। ओके, एंड जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज की बात करें तो ये भी एक छोटी सी फीस लेंगे। अब आप कहेंगे भाई वो सेबी जी कहाँ गई, तो अगर हम सेबी की बात करें, भाई वो सेबी क्या करेंगे, सेबी रेगुलेट कर रही हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं, हमारे लिए इकोसिस्टम बनाया, हमारे लिए रेगुलेटेड सिस्टम बनाया, तो ये भी एक बहुत छोटी सी फीस लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, गवर्नमेंट। आप कहेंगे गवर्नमेंट ने सिस्टम क्रिएट किया, तो भाई गवर्नमेंट भी एक छोटी सी फीस लेंगे। तो आप देखिए कितने सारे लोगों ने फीस ली, सब कुछ हुआ, सबका घर चला, समझ रहे हो, कितने लोगों का सिस्टम चला। और इस पूरे इकोसिस्टम को डेवलप करके प्रॉपर वे में रन करने में, रेगुलेट करके चलाने में, सेफ एंड सिक्योर चलाने में पूरा इकोसिस्टम यूज हुआ। और इस पूरे इकोसिस्टम को हमने क्या बोला, हमने इसको बोला शेयर मार्केट। आप अपने घर बैठे बैठे दुनिया के छोड़ो, अभी तो इंडियन मार्केट की बात हो रही है, इंडिया के किसी भी शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप बटन दबा के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बटन दबा के उस इन्वेस्टमेंट से बाहर आ सकते हो। ये सारी सहूलियत आपको इंडिया में शेयर मार्केट प्रोवाइड करता है और रेगुलेटेड वे में प्रोवाइड करता है। तो ये तरीका यूज हुआ। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अब ये सारी चीजें ना ये बहुत ही फ्रेंडली हैं। फ्रेंडली क्यों, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर, जिस देश के अंदर अभी भी लाइक छुआछूत, जिस देश के अंदर अभी भी कास्ट के ऊपर लड़ाई, जिस देश के अंदर लाइक दूसरे इंसान को लाइक गलत नजरों से देखना, ये सारी चीजें होती हो, उस जगह पे अगर हम फाइनेंशियल नॉलेज की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा ऊपर की बात हो जाएगी, है ना, कॉमन सी बात आती है। तो फाइनेंशियल नॉलेज देनी है तो इसको बहुत ही बिगनर फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। तो ये पूरा इकोसिस्टम आई विश आपको फिंगर्स पे याद होना चाहिए। आप इनको अपने बच्चे को भी एक्सप्लेन कीजिए, बेटा ऐसे करके शेयर मार्केट काम करता है, देखिए यहाँ पे ये सारे लोग हैं और ये सब के सब रेगुलेटेड हैं और गवर्नमेंट को भी पैसा जाता है, सबको पैसा जाता है। तो ये रेगुलेटेड सिस्टम इस तरीके से वर्क करता है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अब बात आती है यहाँ पर ना हमारे इंडियन मार्केट की बात करें, इनकी टाइमिंग वगैरह भी समझ लीजिए। यहाँ पर क्या है भाइयों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कि शेयर मार्केट कब चलती है। अगर मैं बात करूँ नॉर्मल सी, अभी तो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ तो कॉमन सी बातें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड में नहीं जाऊँगा। ये ना यहाँ पे दिक्कत ये है शेयर मार्केट की, समझो इस बात को। शेयर मार्केट की दिक्कत समझो, दिक्कत ये है कि यहाँ पे ना लिमिटेड टाइमिंग होती है। लिमिटेड टाइमिंग का मतलब कि भाई सुबह लाइक 9 बजे से लेकर या 9:15 से लेकर ही चलेगा और दोपहर में 3:15 तक आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। ठीक, अगर हम कमोडिटी मार्केट की बात करें, सुबह 9 बजे से चालू हो जाएगा और रात के 11:35 30 मिनट तक आप ट्रेड कर सकते हो। क्लियर। यहाँ हम करेंसी मार्केट की बात करें, सुबह 9 बजे चालू हो जाएगा और शाम के 5 बजे तक आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या है, ये लिमिटेशंस काउंट होंगी। अब देखो ये हुआ शेयर मार्केट, फर्स्ट स्टेप है, नो प्रॉब्लम। अब इससे एक ग्रेड ऊपर की अगर मैं बात करूं, जो लाइक ये तो शेयर मार्केट हो गया, मैं बोलूं कि इंडिया के अंदर हो गया, पूरी दुनिया में ट्रेड हो रहा है शेयर मार्केट। ठीक, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट हैं, सबका यही सीन है। ठीक है, ये छोटी छोटी मार्केट आप कह सकते हो, ये है शेयर मार्केट, जो कि एक पर्टिकुलर रीजन या फिर कह सकते हो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर काउंट होती है। चलो जी, अब बात आती है वो मार्केट जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करती हो, उसको क्या बोलेंगे। देखो उसकी बात करें तो ये बात ध्यान रखो, सबसे छोटी होती है क्या, शेयर मार्केट। फिर उसके ऊपर की मैं बात करूं, उसके ऊपर आ जाता है फॉरेक्स मार्केट। जब हम फॉरेक्स मार्केट की बात करते हैं तो जैसे करेंसी एक्सचेंज की बात करें कि भाई यूरो है, यूरो यूएसडी, यूएसडी एनआर, उनकी बात की जा रही है, वो समझाता हूँ आपको मैं। ये बेसिकली क्या है, ये आपको पता होना चाहिए फॉरेक्स मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। मैं बहुत ही ध्यान से समझाऊंगा, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ध्यान से समझना। देखो मेरे भाइयों, फॉरेक्स मार्केट,
नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा, फॉरेक्स की बात की जा रही है, तो फॉरेक्स का मतलब है करेंसीज की बात की जा रही है। एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ में कंपेयर किया जा रहा है, उसके बेस पे जो उसका प्राइस निकल कर आता है, उसके बेस पे ट्रेड की जाती है। अब ट्रेड कैसे की जाएगी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैं बात करूँ, यूरो है, ठीक। अगर यूरो को हम कंपेयर करेंगे यूएसडी के साथ में, तो यूरो यूएसडी काउंट हुआ। मान लीजिए यूरो यूएसडी है, और यूरो यूएसडी में क्या है, यहाँ पर इसका प्राइस मान लीजिए 90 प्राइस चल रहा है। तो अगर ये 90 से ऊपर की तरफ ग्रो करेगा तो कॉमन सी बात है, जो इसको खरीदेगा उसको प्रॉफिट होगा, और ये 90 से नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा तो जो इसको बेचेगा उसको प्रॉफिट होगा, कॉमन सी बात आती है। तो ये फ्लक्चुएशन ऊपर एंड नीचे, ये जो मूवमेंट हो रही है, इस मूवमेंट के अंदर इसी तरीके से यहाँ पे ट्रेड की जा सकती है। अब ये होता क्या है, करेंसी के अंदर बेसिकली करेंसी एक्सचेंज की बात की जा रही है। यहाँ पे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी एंड जेपीवाई यूएसडी, ये टॉप करेंसीज में काउंट होती है जो दुनिया भर में की जाती है। और यूरो, अगर मैं यूरो यूएसडी की बात करूं, तो ये दुनिया में 20% जो करेंसी ट्रेड होता है, 20% इसके अंदर ही काउंट होता है, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम इंडियन मार्केट के अंदर चाहे तो इसमें भी कर सकते थे, बट अभी क्या है, ये बंद हो गया है, हमें नहीं करना है, बट होता है एक्चुअल में। अगर मैं बात करूँ इंडियन मार्केट की, तो इंडियन मार्केट में आप कहेंगे फोरेक्स के बारे में बताइए, तो मैं बताना चाहूंगा, इंडियन मार्केट में फोरेक्स मार्केट को बोला जाता है करेंसी मार्केट, ठीक। करेंसी मार्केट, और यहाँ पर मैंने बताया टाइम लिमिटेशंस है। तो करेंसी मार्केट सुबह 9 बजे चालू होती है और शाम को 5 बजे बंद हो जाती है, ठीक। बट दिक्कत की बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि आम जनता इससे दूर रहे। दूर रहेगा मतलब उसको पता ही ना लगे कि हमारी करेंसी टूट रही है। सोचो, मेरे बैंक में 10 लाख रुपए रखे हुए हैं, ठीक, और 10 लाख रुपए रखे हैं इंडियन रुपीज के अंदर। अगर मेरे इंडियन रुपीज की वैल्यू टूटेगी तो मुझे पता कैसे लगेगा। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, यूएसडी आईएनआर। अगर यूएसडी आईएनआर की वैल्यू 90 है और इसका प्राइस ऊपर जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका प्राइस ये हुआ कि अब मुझे डॉलर के मुकाबले ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। अगर कल को प्राइस इसका 91 हो गया, तो मुझे अभी $1 के मुकाबले कितने पे करने पड़ रहे हैं, 91 पे करने पड़ेंगे। कल को ये 92 हो गया, तो मुझको $1 के मुकाबले 92 रुपीज आईएनआर पे करने पड़ेंगे, ठीक। तो आप देखिए, अगर डॉलर मजबूत होता है तो आईएनआर ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाता है, और इस कंडीशन में जो मेरा रुपया मेरे बैंक में पड़ा हुआ है वो कमजोर होता जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको समझना होगा कि जो हमारे पास पैसा होता है बैंक के अंदर, उसके अंदर डेली फ्लक्चुएशन होती रहती है। बस हम लोगों को उसको देखने की परमिशन अलाउ नहीं की गई है, बिकॉज गवर्नमेंट के कारण। गवर्नमेंट चाहती है कि भाई ना ही देखो तो अच्छा है, क्यों फिर उंगली उठेगी कि भाई डेली करेंसी इतनी टूट रही है, इतनी बढ़ रही है, इतनी घट रही है। तो ये पीछे का एक लॉजिक होता है। तो आम जनता इसमें ट्रेड नहीं कर सकती, बट बात है, हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो रुपया है उसका भी ट्रेड फोरेक्स मार्केट में किया जाता है, और उसकी भी वैल्यू डेली फ्लक्चुएट करती है डॉलर के मुकाबले, ठीक। यहाँ पर इसकी कुछ अच्छी बातें हैं। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें जिसके अंदर काम किया जाता है, इंटरनेशनल मार्केट, पहली बात, पूरी दुनिया इसके अंदर कवर हो जाती है, पूरी दुनिया के अंदर ये ट्रेड करती है, कॉमन सी बात है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी जैसे हम ब्रोकर यूज करते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पर भी ब्रोकर होते हैं जिनको इंटरनेशनल ब्रोकर बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर भी बेसिकली ब्रोकर होते हैं, यहाँ पे भी टर्मिनल यूज होते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कोई इसका एक सेंट्रलाइज सिस्टम काउंट नहीं होता। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जो हैं इसको ऑपरेट करती हैं। जैसे हमारा एक्सचेंज था, एक सिंगल एक्सचेंज था, यहाँ पर सिंगल एक्सचेंज नहीं होता, यहाँ पर मल्टीपल कंट्रीज इसको मैनेज करती है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर लाइक बात करें तो ये 24 घंटे, 24 आवर्स की बात करें, मार्केट ओपन रहती है। अब ये मार्केट ओपन कैसे रहती है वो समझिए। भाई क्या होता है, 24 घंटे की बात की जा रही है, तो इसको ना 3 पार्ट में बांट लीजिए, डिवाइड बाय 3। तो 8 घंटे, 8 घंटे का एक सेशन, दूसरा घंटे का एक सेशन, और तीसरे घंटे का एक सेशन। अब क्या होता है, दुनिया को 3 सेशन में बांट दिया गया, 8 घंटे, 8 घंटे और 8 घंटे के अंदर। ध्यान से समझना किस तरीके से बोला जाता है कि फोरेक्स मार्केट हमेशा ओपन रहती है। क्यों, कुछ ना कुछ पेयर चलते रहते हैं। अब सोचो, अभी क्या है, अभी ये वाला पेयर रनिंग है, तो ये वाला जब रनिंग होगा तो कॉमन सी बात है, ये भी बंद होगा, ये भी बंद होगा, ठीक। अब क्या है, ये वाला पेयर बंद हो गया, ये क्लोज हो गया, अब ये वाला चालू हो गया, तो ये बंद रहा, तो यहाँ पे ये भी चल रही है। देन ये वाला पेयर कंप्लीट हो गया, ये वाला टाइम कंप्लीट हो गया। इसको क्या बोलते हैं, बेसिकली विंडो बोलते हैं, लाइक कह सकते हो सेशन बोलते हैं। 3 सेशन में मार्केट को बांटा हुआ है। पहला सेशन रनिंग है, दूसरा सेशन बंद है, तीसरा बंद है। तो दूसरा चालू हुआ तो पहला बंद हो गया, तीसरा बंद हो गया।
पहला बंद हुआ, दूसरा बंद हुआ तो तीसरा चालू हो गया। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि 24 घंटों में से कोई ना कोई सेशन चलता रहता है। इसी कारण इसको बोला जाता है कि ये मार्केट 24 घंटे चलती रहती है। ठीक है? तो इस तरीके से सेशन चलते हैं। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे एक साथ लगातार चलता रहे, ऐसा नहीं होता। चलिए नेक्स्ट स्टेप की बात करें। यहाँ पर आप समझिए जब 24 घंटे मार्केट चल रही है, तो कॉमन सी बात है पूरी दुनिया के लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। तो सोचो जो इंडियन मार्केट है उसके अंदर जो लोग काम करते हैं वो तो केवल इंडिया के ही होते हैं। कॉमन सी बात आती है, सोचो एक ऐसी मार्केट जहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर जो लोग हैं वो काम कर सकते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कितनी ज्यादा हाई होगी, तो बहुत ज्यादा हाई लिक्विडिटी होगी। लिक्विडिटी का मतलब ये समझ लीजिए, खरीदार और बिकवाली करने वाले लोग, वो लोग जो मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा होंगे। तो वहां पर क्या होगा, बायर और सेलर काफी ज्यादा पास पास होंगे, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हाई होगी। सोचो कोई चीज है, उसको मैं बोलूं कि मैं 2 रुपए में खरीदना चाहता हूं, तो वो 2 रुपए में, 2 रुपए 1 पैसे के अंदर बेचना चाहता है। तो समझ रहे हो कितना पास पास बायर सेलर अवेलेबल होगा। तो जितनी ज्यादा लिक्विडिटी हो उतनी अच्छी बात होती है। और किसी पर्टिकुलर पेयर में अगर लिक्विडिटी नहीं है, तो उसके लिए प्रॉब्लम ये होती है कि उसको बेचने और खरीदने के लिए बहुत दूर दूर वहां पे बायर सेलर अवेलेबल होते हैं, और जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट स्टेप की बात करें। यहां पर क्या है, फास्ट मूवमेंट होते हैं। फास्ट मूवमेंट मैंने आपको बताया, रीजन बड़ा सिंपल सा है। जब इतने ज्यादा बड़े लिक्विडिटी के साथ काम किया जाएगा, तो जो मूवमेंट्स होंगी वो कुछ इस तरीके से काउंट होंगी, जो काफी ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पर जा सकती है। ठीक है? नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। इसके कुछ बेसिकली कह सकते हो कुछ प्रॉब्लम भी है यहाँ पे, बहुत ज्यादा कह सकते हो, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, उसमें ये है कि हमको यहाँ पे हाई लीवरेज मिल जाता है। ठीक, हाई लीवरेज मिल जाता है। मैंने इसको प्रॉब्लम में क्यों बोला, बिकॉज ये ना हमारे लिए रिस्क है। एंड सेकंड चीज यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट है इमोशनल प्रेशर। आप कहेंगे ये दो आप नेगेटिव क्यों बोल रहे हो, रीजन है। भाई देखो क्या होता है, एक जो बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है, मान लो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे पास में 1 करोड़ का फंड है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने 50 लाख रुपए का एक लोन लिया और उसके बाद में मेरा फंड हो गया 1.5 CR, और अब मैं बिजनेस कर रहा हूँ, इट्स गुड। बट क्या ऐसा होना चाहिए कि मैं 1 करोड़ का फंड मेरे पास है और मैं 100 करोड़ का लोन ले लेता हूँ, एंड लेने के बाद में फिर मेरे पास फंड हो गया 101 करोड़, और अब मैं कर रहा हूँ बिजनेस, और वो भी वो बिजनेस जिसमें जीतने के चांस 33% है। कल को अगर लॉस हो गया तो भाई ये मेरा 1 करोड़ तो स्वाहा हो जाएगा, प्लस ये जो लोन लिया मैंने उसकी लोन की किस्त भी चुका नहीं पाऊंगा। तो यहाँ दोनों चीजें आपने क्या सीखी, इन दोनों चीजों में हमने क्या किया, हमने लिया क्या, लीवरेज। इसको लीवरेज बोलते हैं। अपनी जो चीज है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बैंक से जो भी इंसान लोन लेता है ना, व्यापारी, उसको एक्चुअल में लीवरेज ही करता है और कुछ नहीं करता है। उस पर जितना फंड है उसके हिसाब से वो थोड़ा बहुत लोन लेगा, तो अपने फंड की ताकत को बढ़ाना लीवरेजिंग काउंट किया जाता है। अब सोचो, आप बेसिकली यहाँ पर लीवरेज ले रहे हो कितना, भाई 1 करोड़ आपके पास था, 50 लाख लिया, इट्स ओके। यहाँ आपके पास 1 करोड़ था, यहाँ आप 100 करोड़ का लोन ले रहे हो, तो यहाँ पर आप देखोगे रिस्क ज्यादा हुआ या नहीं हुआ, कॉमन सी बात है। और यहाँ की बात करें तो ये प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके लिया गया, तो ये कंट्रोल रिस्क काउंट हुआ। तो फोरेक्स मार्केट में भी ऐसा ही है कि अगर कोई समझदारी से कम पैसे के साथ में काम करता है, उसके पास पैसा कम है और वो कम क्वांटिटी में ट्रेड करता है, तो उसका रिस्क लिमिटेड होता है। रिस्क बेसिकली अनलिमिटेड काउंट तब होगा जब आप बहुत ज्यादा लीवरेज लेंगे। तो हाई लीवरेज बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और 99% जो लोग होते हैं, जो नए लोग होते हैं, जिनको पता नहीं होता, जिनको अचानक से ऐसा लगता है हाय मेरे पास 1 रुपया था और मैं 100 रुपये तक का काम कर सकता हूँ, तो वो लोग बहुत हाई लीवरेज लेते हैं, जिसके कारण उनका अकाउंट उड़ जाता है, उनको नुकसान हो जाता है। देन उसके बाद में क्या होता है, नेक्स्ट प्रेशर आता है इमोशनल प्रेशर। इमोशनल प्रेशर की मैं बात करूं, भाई ट्रेडिंग के अंदर सबसे कीमती चीज पता है क्या होती है, इमोशंस। कैसे आप अपने आप को संभालते हो। जब आपको बार बार लॉस देखने के लिए मिलेंगे, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको पता ही नहीं लगेगा कि प्रॉफिट होते कैसे हैं, प्रॉफिट के टाइम पर किस तरीके की फीलिंग्स होती हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम मिसिंग हो जाती है जब हम हाई लीवरेज यूज करते हैं, तो इमोशंस हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती हो जाते हैं। तो आपको ये बात समझकर काम करना होगा कि इन दो चीजों से बचकर चलना है, बहुत हाई लीवरेज नहीं लेना फॉरेक्स मार्केट के अंदर, और इमोशनली अपने आप को पॉजिटिव रखना है कि आप छोटे छोटे प्रॉफिट लीजिए, ताकि आपको लगे कि हाँ सच में प्रॉफिट होता है, तो कैसे लिया जाता है। ठीक, इसी तरीके से मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये बात होगी फॉरेक्स मार्केट की। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात में बात करें तो फॉरेक्स मार्केट के साथ में हम बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं कमोडिटी मार्केट। भाई देखो, कमोडिटी मार्केट का नाम से ही पता लग रहा है, मैंने आपको लास्ट में भी समझाया था,
वो मार्केट जहाँ पर नेचुरल प्रोडक्ट्स का लाइक व्यापार किया जाता है, लाइक कमोडिटी मार्केट में ऑयल आ जाता है। ऑयल का मतलब कौन सा ऑयल भाई, जो हम पेट्रोल डीजल यूज़ करते हैं उनकी बात करें। हम यहाँ पे बात करें सिल्वर की, बात करें गोल्ड की, बात करें XAUUSD हो गया, XAGUSD हो गया। ठीक, हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो हम गोल्ड के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, जिसको गोल्ड मिनी बोलते हैं। मैं आगे समझाऊंगा ये सारी बातें। ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर हम जिंक में काम कर सकते हैं। ठीक, हम यहाँ पे कॉपर में काम कर सकते हैं। हम यहाँ पे कॉपर में काम कर सकते हैं। हम यहाँ पे सिल्वर में काम कर सकते हैं। ठीक, हम यहाँ पे नेचुरल गैस में काम कर सकते हैं। ठीक, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर आप काम कर सकते हैं। जो आप बोलेंगे वो आपको मिल जाएगा। अब बात आती है, जब जो बोलेंगे वो मिल जाएगा तो हमें किसमें काम करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। ये एग्जांपल ना मुझे बहुत पहले समझ में आया था जब मैंने ये चीज़ समझाने की कोशिश की। मुझे एक बात बताइए कि आप एक शॉप में जाते हो, एक मॉल में जाते हो, ये मॉल है, वहाँ पर आप देखते हो मल्टीपल फ्लोर्स होते हैं। मल्टीपल फ्लोर्स पे मल्टीपल शॉप्स होती हैं। ठीक, कोई छोटी कोई बड़ी, लाइक डिफरेंट डिफरेंट। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे ये वाली जो शॉप है ये लैपटॉप बनाती है। ठीक, एंड ये वाली जो शॉप है वो जूते चप्पल बनाती है। ये वाली जो शॉप है ये कह सकते हो कपड़े बनाती है। एंड ये वाली जो शॉप है ये फ़ोन बनाती है। ठीक, इस तरीके से सभी के सभी ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं। सबका अलग अलग काम है। ठीक, मुझे एक बात बताइए कि आप अपने बिजनेस को ओपन करना चाहते हैं, तो आप अपने बिजनेस को ओपन जो करना चाहेंगे, क्या आप सब में करना चाहेंगे? भाई एक स्पेशल चीज़ चूज़ करना चाहेंगे ना कि मैं बिजनेस चालू करना चाहता हूँ, मैं लैपटॉप का दुकान ओपन करना चाहता हूँ, मैं फ़ोन की ओपन करना चाहता हूँ, मैं कपड़े की फील्ड में जाना चाहता हूँ, कोई एक चूज़ करेंगे? सेम चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है। जब हम कमोडिटी मार्केट में काम करते हैं, तो आप सब में काम नहीं कर सकते। आपको ये बात समझनी होगी कि अगर हम गोल्ड में काम कर रहे हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, गोल्ड की बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए गोल्ड एक अपने आप में पूरी की पूरी इंडस्ट्री है। ठीक, आप कहने लगे मैं तो क्रूड ऑयल में काम करना चाहता हूँ। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए पूरी की पूरी इंडस्ट्री है। आप कहने लगे मुझे सिल्वर में काम करना है, तो आपको पता होना चाहिए ये भी पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री है। आपको लगे मैं जिंक में काम करना चाहता हूँ, तो ये भी पूरी की पूरी इंडस्ट्री है। आप कहें मैं कॉपर में काम करना चाहता हूँ, तो कॉपर के बारे में जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कैसे काम कर लोगे। इसी तरीके से आप कहने लगे मैं नेचुरल गैस में काम करना चाहता हूँ। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल गैस का प्राइस कब बढ़ता है और कब घटता है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ना अपने आप में एक इंडस्ट्री है। आपको ये बात समझनी होगी कि आप सब में काम नहीं कर सकते। तो कमोडिटी मार्केट में काम करने से पहले आपको एक पिक्चर क्लियर कर लेनी चाहिए कि मैं किस चीज़ में अच्छा बनना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक साथ डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS सब कुछ नहीं बन सकते। यही कॉन्सेप्ट शेयर मार्केट में इम्प्लीमेंट होता है। लोग शेयर मार्केट में फेल होते हैं। देखो मैं आपको एक डाटा बताता हूँ, ये डाटा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपकी आंखें खुले और आपको पता लगे कि आप किस फील्ड में जाने की तैयारी कर रहे हो और आपको उस फील्ड में जाने के लिए किन किन चीज़ों का पहले बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। बिना नॉलेज के जाओगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे जाके ना आप बिचल जाओगे मुझे करना क्या है। देखिए दोस्तों, होता यह है कि अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो कि मैं शेयर मार्केट में आते ही प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, तो एक चीज समझो, हम ना दो तरीके से काम करते हैं। एक तो इंजीनियरिंग के अंदर लाइक एक चीज को पकड़ते हैं और उसको देखते हैं, समझते हैं। एक क्या होता है रिवर्स इंजीनियरिंग। मैं आपको रिवर्स इंजीनियरिंग के कुछ कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर एक चीज समझो, मैं इसको कैसे इंप्लीमेंट करूंगा। मान लीजिए सेबी है। सेबी क्या है, मैंने बताया आपको, एक रेगुलेटेड करने वाली संस्था है। वो कहती है कि शेयर मार्केट में ना 94% लोग नुकसान कराते हैं, लॉस क्रिएट कराते हैं, और केवल 6% लोग जो हैं वो प्रॉफिटेबल हैं। ठीक, अब आप एक काम कीजिए, इन दोनों को एनालाइज कीजिए कि भाई एक बात बताओ, जो ये लॉस कराने वाले लोग हैं ये क्या करते हैं। ठीक, और जो ये प्रॉफिट कमाने वाले जो हैं, जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये क्या करते हैं। अगर आप इनके डाटा को अच्छे से रीड करोगे तो आपको कुछ लाइक यहाँ पे कमियां और कुछ अच्छाइयां देखने के लिए मिलेंगी। आपको पता लगेगा जो लॉस कराने वाले लोग हैं वो बेसिकली रैंडम पीपल्स हैं। रैंडम पीपल्स मतलब एक रिक्शा चलाने वाला जिसको गलती से यूट्यूब पे वीडियो देख ली उस बेचारे ने, उसको कुछ नॉलेज नहीं है। देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि रिक्शा चलाने वाला ट्रेड नहीं कर सकता है, बिजनेस नहीं कर सकता, भाई मैं इसको मना नहीं कर रहा हूँ, बुरा मत मानना। बट मेन चीज ये है कि कुछ चीजें करने के लिए कुछ स्पेशलिटी होनी चाहिए। आप कहने लगे मुझे इंजीनियर बनना है, तो भाई तुमको 10th 12th करनी ही पड़ेगी ना। कॉमन सी बात है। आप कहने लगे मुझे डॉक्टर बनना है, तो MBBS तो पढ़ना पड़ेगा ना। आप कहने लगे मुझे पायलट बनना है, तो पायलट का ही कोर्स करना पड़ेगा ना। उसके अंदर आप डॉक्टर बन के पायलट नहीं बन सकते ना। सेम चीज है अगर आप कमोडिटी मार्केट में, मान लीजिए आप कहते हो मुझे गोल्ड ट्रेडर बनना है, मुझे गोल्ड ट्रेडिंग करनी है, गोल्ड एक पूरी इंडस्ट्री है, उसके बारे में काम करना है, तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि गोल्ड के अंदर कब किस टाइम पर मूवमेंट अप साइड पर काउंट होती है, किन पर्टिकुलर न्यूज के कारण काउंट होती है, गोल्ड का कहाँ
कहाँ-कहाँ यूज़ होता है, गोल्ड क्यों इतना ज़्यादा प्रीशियस है, क्यों गवर्नमेंट इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं, कौन-कौन सी गवर्नमेंट ने कितना गोल्ड लगा रखा है, समझ रहे हो? ये सारी बातें जब आपको पता लगेगी एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, तब आप काम कर पाओगे। अब देखो ये लॉस कराने वाले लोग जो हैं, जो 94% लोग हैं, अगर मैंने इसके डाटा को रीड किया और मैंने देखा कि क्या पता लगा, ये लोग रैंडम पीपल्स हैं। इनका मन क्या करता है, ये यूट्यूब पे बैठ के देखते हैं कि आज बंदे ने इस वाले ने ट्रेड डाली, ये ऊपर जा रहा है, चलो इसको बाय कर लेते हैं। इनका कोई रैंडम एक सेटअप नहीं होता, टोटल रैंडमली वर्क करते हैं कि बाय कर लेते हैं, सेल कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, जो मर्ज़ी वो कर लेते हैं। इन लोगों की बात करें, इनकी कोई टाइमिंग नहीं होती। आपको क्या लगता है कि शेयर मार्केट में काम करना टाइमिंग के साथ में नहीं है? आदमी सोच रहा है मैं बाथरूम में खड़े-खड़े ट्रेड डाल दूँगा, मैं सड़क पे खड़े-खड़े लाइक लुक्कड़ पे खड़े होके ट्रेड डाल दूँगा, मैं बाल कटवाने जा रहा हूँ तो वहीं पे ट्रेड डाल दूँगा, फ़ोन से ट्रेड डल सकती है। क्योंकि मैंने आपको बताया इंडिया के अंदर फाइनेंशियल नॉलेज देनी है, उसको बिगिनर फ्रेंडली बनाया गया, इतना सिस्टम ईज़ी कर दिया गया कि एक इंसान कहीं बैठे-बैठे ट्रेड कर सकता है, दुनिया के किसी कोने में ट्रेड कर सकता है। बट उसके अगेंस्ट ये भी तो देखिए ना कि कोई इंसान बाथरूम में बैठ के ट्रेड कर रहा है और कह रहा है मैं ट्रेडर हूँ, तो कैसा लगेगा? तो ये लोग वो वाली काउंट कर रहे हैं एक्चुअल में। ट्रैवल करते-करते ट्रेड कर रहे हैं, कॉमन सी बात है। कॉलेज में बैठे हैं तो ट्रेड कर रहे हैं, अजीब बात है। तो आप ये समझिए कि लॉस होने वाले लोगों में एक बहुत बड़ी संख्या वो है, जिनको बेचारों को कुछ पता ही नहीं है और इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आज वो क्या काम कर रहे हैं? आज वो एसबीआई के साथ काम कर रहे हैं, एसबीआई के शेयर में काम कर रहे हैं। कल को वो एचडीएफसी के साथ काम कर रहे हैं। परसों वो रिलायंस के साथ काम कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद उनका मन कर गया तो वो फॉरेक्स मार्केट में काम कर रहे हैं। उसके बाद उनका मन कर गया तो वो गोल्ड के अंदर काम कर रहे हैं। उसके बाद मन कर गया तो वो ऑयल खरीद रहे हैं। उसके बाद मन कर गया तो वो सिल्वर में काम कर रहे हैं। उसके बाद मन कर गया तो वो कहने लगे भाई आज हमें काम ही नहीं करना। तो आप समझिए अगर कोई इंसान इस तरीके की माइंडसेट के साथ काम करेगा तो उसकी लॉस होने की प्रोबेबिलिटी जो ऑलरेडी 66% थी, मैंने आपको बताया ना शेयर मार्केट में लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बताई थी स्टार्टिंग में ही, पहली वीडियो में ही। तो जो 66% थी, आप तो उसके अंदर और भी लाइक कह सकते हो कि लाइक घी के अंदर आप और ज्यादा घी सॉरी आग के अंदर घी डाल रहे हो तो वो वाला काम कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी और बढ़ रही है। उल्टा आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी थी जो कि केवल और केवल 33% है शेयर मार्केट में जीतने की, उसके अंदर अगर आपको पॉजिटिविटी लानी है, आपको इन लोगों से हटकर इन लोगों की तरफ शिफ्ट होना है, तो आपको वो सारे पॉजिटिव चीजें ऐड करनी पड़ेगी जो ये लोग कर रहे हैं। अदरवाइज आप काम नहीं कर पाएंगे। अब आप कहेंगे चलो इतनी बात तुमने बता दी, लॉस वाले बंदों की बातें बता दी, तो प्रॉफिट वालों की बातें बता दो। बहुत आराम से, मैं यही तो बताने के लिए वीडियो बना रहा हूं, ध्यान से समझना। भाई देखो लॉस कराने वालों की सारी कमियां देख ली, कौन गिरता है, क्यों गिरता है, रीजन क्या है, प्रॉफिट क्यों होता है, लॉस क्यों होता है, ये सारी बातें देख ली। हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को कैसे इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं, ध्यान से समझना। हम बात कर रहे हैं सीबीजी के डाटा को देखते हुए और हम बात कर रहे हैं प्रॉफिटेबल होने के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। रूल नंबर 1, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाना जरूरी है किसी भी फील्ड में एंटर करने से पहले। रूल नंबर 1, सिलेक्ट करेक्ट मार्केट। सिंपल सी बात है, अगर आप गोल्ड ट्रेडर बनना चाहते हो तो गोल्ड के बारे में अच्छे से पढ़ो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। ये एक पूरी इंडस्ट्री है। ऐसा नहीं है कि मैंने क्या किया, मैंने 12th क्लास कंप्लीट किया, अब मुझको ना बीटेक करनी है। तो भाई बीटेक करनी तो है, बीटेक के अंदर भी तो ब्रांचेस होती हैं। आप कौन से ब्रांच में बीटेक करना चाहते हो, और फिर ब्रांचेस में भी सब ब्रांचेस काउंट होती है कि आप कौन से पर्टिकुलर स्पेशल इंस्ट्रूमेंट सिस्टम पे वर्क करना चाहते हो। तो ये बातें शेयर मार्केट पे भी इम्प्लीमेंट होती हैं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अदरवाइज आप कभी भी शेयर मार्केट में पैसा कमाने के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। अब यहाँ ध्यान से समझो, अगर मैं गोल्ड में काम करना चाहता हूँ तो मुझे स्पेसिफिकली गोल्ड फोकस बनना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे लाइक रूल की बात करूँ, रूल नंबर 2, आपको यहाँ पर अपने टाइमिंग को सेट करना पड़ेगा। आपको सेशंस देखने होंगे कि किस पर्टिकुलर सेशन में मुझे वर्क करना है, जैसे कि न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन, सिडनी सेशन, ये डिफरेंट डिफरेंट सेशंस होते हैं, आगे हम बात करेंगे। आपको ये चीज़ करनी होंगी, आपको हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के साथ साथ आपको हर चीज़ को नोट करना पड़ेगा कि मेरी गलतियाँ क्या थी, ठीक, और मैंने कहाँ पर अपने आप को सही किया, जो पॉजिटिव साइड था, जो प्रॉफिट आपको हुए वो किस बेसिस पे हुए, ये सारी चीजें जिसको हम बोलते हैं क्या, ट्रेड बुक बनाना। ट्रेड बुक मतलब मैंने कब किस लॉजिक पे ट्रेड ली थी, आपको सभी लॉजिक क्लियर होने चाहिए। चौथी चीज, अगर आप इंडियन मार्केट में काम कर रहे हो या इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, अगर आप सीबीजी की डाटा को देखेंगे, ये इंडियन मार्केट के डाटा की बात कर रहा हूँ, अगर आप इंडिया में रहकर पैसा कमाना चाहते हो तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं ऑप्शंस।
ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शंस टोटल होते हैं 4 तरीके के। अब 4 में बेसिकली क्या होता है, आप ऑप्शन को बायर बन सकते हो, ठीक, आप ऑप्शंस के सेलर बन सकते हो। ऑप्शन बाइंग की बात करें, ये भी 2 तरीके के होते हैं। आप क्या है, ऑप्शन बाइंग कर सकते हो लाइक पुट साइड पर, आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो कॉल साइड पर। इसी तरीके से आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग में पुट को भी सेल कर सकते हो, कॉल को भी सेल कर सकते हो। ये डिस्कशन हम आगे करेंगे। बट ये वाला जो पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट मैंने जो रूल बताया, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं, वो लोग यहाँ पे गेम खेलते हैं। गेम खेलने का मेन कारण पता है क्या है, यहाँ पर जो आपके जीतने के चांस होते हैं, विनिंग प्रोबेबिलिटी, वो कितनी होती है, 66%। आपके लॉस होने के चांसेस जो होते हैं, जो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी होती है, वो होती है 33%। तो एक्चुअल में ये लोग डायरेक्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेसिस पे शेयर मार्केट में विनिंग प्रोबेबिलिटी इनकी बढ़ जाती है, और साथ में इन लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन होती है। तो इस वजह से ये लोग रेगुलरली प्रॉफिट कमा पाते हैं, और यही कारण है कि ये लोग फिर इस पर्टिकुलर 6% कैटेगरी में काउंट हो जाते हैं। ठीक, आम जनता की बात करें, वो बेचारे क्या करते हैं, वो 33% मैथ के साथ गेम खेलते रहते हैं। और मैथ के साथ में पंगा लेना, आप समझ सकते हो, मैथ तो मैथ है भाई। जो मैथ को फॉलो करके काम करेगा उसको प्रॉफिट होगा, और जो मैथ को फॉलो करके काम नहीं करेगा उसको लॉसेस देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे इनके साथ हो भी रही है। देन बात करते हैं, जैसे कि हम कमोडिटी मार्केट में काम कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला एक चीज़ चूज कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। देन नेक्स्ट स्टेप की बात करें, अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई हम इंडिया में कैसे कर सकते हैं। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो XAU USD होता है, XAU USD, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड, इंटरनेशनल में, ठीक, इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल गोल्ड बोल सकते हो। इसी तरीके से इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर हम कहाँ काम कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था इंडियन मार्केट के अंदर क्या होता है, इंडियन शेयर मार्केट में, इंडियन शेयर मार्केट के अंदर पार्ट बताए थे मैंने आपको। सबसे पहला जो था क्या था, बेसिकली इक्विटी मार्केट, उसके बाद मैंने बताया था लाइक करेंसी मार्केट, उसके बाद मैंने बताया था कमोडिटी मार्केट। आप कहाँ काम कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं कमोडिटी मार्केट, जो जिसका एक्सचेंज का नाम क्या है, MCX। यहाँ पर इक्विटी मार्केट का क्या था, बेसिकली NSE या फिर BSE। ऐसे ही करेंसी मार्केट जो है हमारे यहाँ पे, वो कौन से एक्सचेंज पे होती है, NSE और BSE। ठीक, तो पहली मार्केट ये है हमारी, सेकंड मार्केट ये है, थर्ड मार्केट ये है कमोडिटी मार्केट। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए XAUSD। अब XAUSD है रियल गोल्ड एक्चुअल में, और ये MCX वाला जो गोल्ड है, जिसको हम क्या बोलेंगे, या तो हम बोलेंगे गोल्ड, या गोल्ड मिनी, या गोल्ड पीटल। ये जो नाम है ना इनके, डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे ये वाला गोल्ड, अगर गोल्ड की बात करें तो 1 kg, गोल्ड मिनी की बात करें तो 100 ग्राम्स, गोल्ड पीटल की बात करें तो 1 ग्राम। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप गोल्ड खरीद सकते हो। लाइक ये आपको सहूलियत मिल जाती है, आप 1 ग्राम गोल्ड, 100 ग्राम गोल्ड, लाइक 1 किलो गोल्ड डायरेक्टली MCX पे आकर खरीद सकते हो, समझ रहे हो। तो ये तरीका काउंट होता है। और ये जो MCX वाला जो गोल्ड होता है, किसको फॉलो करता है, इंटरनेशनल मार्केट वाले गोल्ड को फॉलो करता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कुछ पॉजिटिव चीजें होती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं। आपको ये चीज समझनी होगी, जो इंटरनेशनल गोल्ड होता है ये रियल गोल्ड होता है। अब ये जब रियल गोल्ड है तो इसके अंदर कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं और कुछ नेगेटिव भी हैं। मैं इनको लिख के बता देता हूँ ताकि आपको फिंगर्स पे ये चीजें याद हो जाए कि भाई कमियां क्या थी और अच्छाइयाँ क्या थी, ताकि आप एकदम से एक पिक्चर क्लियर कर पाए, पिक्चर क्रिएट कर पाए अपने माइंड के अंदर। देखिए जब हम इंटरनेशनल गोल्ड की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया इंटरनेशनल गोल्ड कहाँ पे लाइक मिल सकता है ट्रेड करने के लिए हमको, इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर्स के ऊपर। अब इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर पे किया जाएगा, तो इंटरनेशनली बात हो रही है, पूरे वर्ल्ड से लोग काम कर रहे हैं, तो कॉमन सी बात है वहाँ क्या होने वाला है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, वहां पर स्ट्रॉन्ग क्या रहने वाली है, स्ट्रॉन्ग रहेगी वोलेटिलिटी। इसका मतलब क्या है, अप एंड डाउन होने की क्षमता बेसिकली। देन यहाँ पर क्या है, न्यूज, काफी ज्यादा न्यूज का इम्पैक्ट पड़ता है। कारण क्या है, जो XAU है उसको बोलते हैं क्या, डॉलर, सॉरी इसको बोलते हैं गोल्ड, और जो USD है इसको बेसिकली आपको पता है डॉलर। तो डॉलर की जैसे ही कोई न्यूज आती है, तो XAUSD के प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर 100 न्यूज आती हैं,
तो 100 में से जो 20 न्यूज़ होती हैं, वो होती हैं किसकी? गोल्ड के बारे में। गोल्ड के बारे में पता है क्या न्यूज़ आती है? किसी देश ने गोल्ड खरीद लिया, किसी देश ने गोल्ड बेच दिया, किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने गोल्ड खरीद लिया, बड़े इंस्टीट्यूशन ने गोल्ड बेच दिया, या कहीं पे गोल्ड की माइनिंग मिल गई, किसी ने देश ने इस पे पेनल्टी लगा दी। ये 4-5 कुछ न्यूज़ होती हैं जो यहाँ पे गोल्ड के अंदर आती हैं। दूसरी जो न्यूज़ होती हैं, जो मेन न्यूज़ होती हैं, वो होती हैं 80% जो न्यूज़ होती हैं, वो होती हैं किसको लेकर? वो होती हैं यूएसडी को लेकर। यूएसडी यूएसडी मतलब इंटरनेशनल मार्केट में यूएसडी डॉलर को बोलते हैं, तो इसकी न्यूज़ होती हैं। इसमें क्या है, अमेरिका के अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट डाटा क्या था, क्या चीज़ें हुई, तो ये जो फ्लक्चुएट करता है ना, इसके कारण यहाँ पे इंटरनेशनल गोल्ड काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, और उसके बेस पे फिर हमारा आईएनआर वाला जो गोल्ड है, जो हमारा गोल्ड मिनी है, वो फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि ये वाला जो गोल्ड है वो आईएनआर के अंदर होता है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा मूवमेंट आती है, पहले यहाँ से यहाँ पे आप देखेंगे, फिर यहाँ पे यहाँ देखेंगे। चलो जी, देन उसके बाद में बात आती है, आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो गोल्ड होता है, जो XAU USD होता है, इसका जो ट्रेंड है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़्यादा ईज़ी होता है। क्यों ईज़ी होता है? दुनिया में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है अगर, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होने वाला है आप समझिए। मान लीजिए एक कंट्री है A और एक कंट्री है B, ठीक, इन दोनों के बीच में हो गया पंगा। क्या हुआ? इनके बीच में होने वाला है युद्ध। युद्ध होने वाला है, लाइक मान लीजिए ये इसको मारने की बातें कर रहा है और ये इसको मारने की बातें कर रहा है, ठीक। और इस पर्टिकुलर कंट्री के पीछे XYZ बहुत सारी कंट्रीज खड़ी हुई हैं जो इसको सपोर्ट कर रही हैं फाइनेंशियली, या फिर कह सकते हो युद्ध करने के लिए। ऐसे ही इसके आगे भी खड़ी हुई हैं बहुत सारी, कि X1, X2 और X3, ठीक है। अब आप सोचिए, जब ये दोनों आपस में लड़ाई बजेगी तो इसका भी नुकसान होगा और इसका भी नुकसान होगा, आपस में युद्ध हो रहा है। बट जो बाकी कंट्रीज हैं, इनका तो युद्ध नहीं हो रहा ना, कॉमन सी बात है। अब एक चीज सोचिए, एक ऐसी करेंसी जो सभी दुनिया में चलती है, उसको बोलते हैं गोल्ड। सबके पास गोल्ड होना चाहिए, सबको गोल्ड चाहिए होता है, हर गवर्नमेंट को गोल्ड चाहिए होता है। गोल्ड के बेसिस पे ही उस देश की करेंसी डिफाइन होती है कि कितना गोल्ड इस देश के पास है, उसके बेसिस पे बोल सकते हैं कि उस देश की करेंसी काउंट की जाती है। चलो बहुत अच्छा। तो ऐसी कंडीशन में सोचो, जब यहाँ भी युद्ध हो रहा है, यहाँ भी युद्ध हो रहा है, तो यहाँ पर जब युद्ध होगा तो यहाँ की जो आम जनता होगी, वो क्या कहेगी? भाई उनकी करेंसी टूटेगी ना, तो वो अपनी करेंसी को बेच बेच के क्या खरीदेंगे? गोल्ड, XAU। ऐसे ही इस देश की जनता जो होगी, इनकी करेंसी जो होगी, जो भी करेंसी है, मान लीजिए XYZ, वो टूटेगी तो वो भी क्या खरीदेंगे? वो भी खरीदेंगे XAU। जब दोनों के दोनों देश की जनता के लोग अपनी करेंसी को छोड़ छोड़ के XAU को खरीदेंगे, तो क्या होने वाला है? उसका जो डिमांड है वो क्या होने वाला है? अचानक से बढ़ने वाला है। अब यहाँ वाले जो लोग हैं, यहाँ वाली जो कंट्री के लोग हैं, ये लोग क्या देखेंगे कि भाई दुनिया भर में जब भी कभी लड़ाई बजती है तो गोल्ड खरीदा जाता है, लोग खरीदने भागते हैं। ये भी देखेंगे और ये भी देखेंगे, तो यहाँ पे डिमांड जो है सुपर हाई हो जाएगी। और सप्लाई की बात करें तो सप्लाई वाले लोग जो है वो बहुत कम होंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब डिमांड बहुत ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो प्राइस ऊपर भागता है। क्लियर? चलो जी, ये तो बात हो गई उस कंडीशन में जब वॉर वाली कंडीशन बनी हुई है। अब बात आ जाती है नॉर्मल कंडीशन में। तो भाइयों आप नॉर्मल कंडीशन भी समझ लीजिए। वॉर कंडीशन में क्या बताया मैंने? वॉर कंडीशन में ये बोला मैंने कि भाई गोल्ड का जो प्राइस है ऊपर जाता है वॉर कंडीशन में, क्योंकि लोगों के अंदर अनसर्टेनिटी होती है कि पता नहीं क्या हो जाए, युद्ध हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो वॉर कंडीशन में क्या हुआ? डिमांड की वजह से, डिमांड बहुत ज्यादा थी एंड इस वजह से क्या हुआ, एंड सप्लाई लिमिटेड थी, तो प्राइस अप साइड पर मूवमेंट कर गया। चलो बहुत अच्छा। अब सोचो नॉन वॉर कंडीशन में, कोई वॉर नहीं है, ठीक, सब कुछ नॉर्मल है, उल्टा मैं कहता हूं नॉर्मल कंडीशन में। और नॉर्मल भी छोड़ो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बोलते हैं ना सब अच्छा है। चलो, तो कंट्री ए और कंट्री बी, दोनों के दोनों जो हैं खुश हैं आपस में, सब खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे बैकएंड में पूरी दुनिया जो है वो भी खुश है। तो सोचो, जब हम खुश होते हैं, मैं एग्जांपल के लिए अपनी बात करूं, मान लो मैं खुश हूं, मेरे पास काफी ज्यादा पैसा आ रहा है। अब पैसा आ रहा है तो मैं इसको इन्वेस्ट क्या करूंगा? मैंने बताया आपको, या तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, ठीक, या फिर मैं ऐसी जगह इन्वेस्ट करूंगा जो पूरी दुनिया इन्वेस्ट करती हो, जहां पे, तो भाई पूरी दुनिया कहाँ इन्वेस्ट करती है? गोल्ड में इन्वेस्ट करती है। तो गोल्ड के अंदर तब भी लाइक क्या होगा, जब मैं भी खरीदने भागूंगा, मेरे दुश्मन देश है वो भी खरीदने, वहां के लोग भी खरीदने जाएंगे, फिर से वही चीज होगी। क्या होगी? जो डिमांड है वो बनी रहेगी एंड सप्लाई जो है वो फिर भी लिमिटेड है। ओके, सो उस कंडीशन में भी गोल्ड का प्राइस अपसाइड पर मूवमेंट करेगा। तो आप एक चीज देखिए, ऐसी चीज जो दोनों कंडीशन में ऊपर ही जानी है। क्यों? क्योंकि जो गोल्ड है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में ट्रेड होता है, ठीक। और अगर हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट की बात करें तो वो एक पर्टिकुलर कंट्री में ट्रेड होता है। अब मान लीजिए एसबीआई की बात करूं, एसबीआई जो है इंडियन शेयर मार्केट में लिस्टेड है। अगर एसबीआई में कोई घपलेबाजी हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो जो इंपैक्ट पड़ेगा वो हमारे देश के लोगों पे पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट किया होगा, ठीक।
अब सोचो गोल्ड के अंदर ऐसा कुछ हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया के लोगों ने किया हुआ है। सो आई विश आप समझ रहे होंगे कि क्यों मैं बोलना चाहूंगा कि गोल्ड का जो ट्रेंड है वो आइडेंटिफाई करना काफी इजी है। क्यों? क्योंकि वॉर कंडीशन होगी भाई, जब पंगे हो रहे होंगे तब भी उसका प्राइस ऊपर जाना है, और जब पंगे नहीं हो रहे होंगे, सब कुछ अच्छा होगा, लोगों के पास पैसा होगा, तो वो तब भी उसको खरीदने भागेंगे। क्यों? लोगों पे पैसा है तो उसको इन्वेस्ट तो करेंगे, और इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? वहां करेंगे जहां उनके देश की गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, वहां करेंगे जहां उनका जो प्राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट में डिसाइड होता हो, उसका प्राइस एक पर्टिकुलर इंसान या एक पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना होता हो। तो आई विश कि आपको ये बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि गोल्ड का ट्रेंड हमेशा अप साइड पर क्यों रहता है, वो उसके पीछे का एक पुख्ता रीजन बड़ा सिंपल सा ये आपके सामने है। चलो जी नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। यहां पर क्या है, नेक्स्ट मार्केट की बात करें, ये हो गई कमोडिटी मार्केट की। मैंने आपको बता दिया कि कमोडिटी मार्केट में भी आप अपने आप को चूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी चूज कर लें, डिपेंड करता है कि आप किसके अंदर अच्छे हैं। मार्केट अच्छी नहीं होती, बेसिकली आप क्या इंस्ट्रूमेंट चूज कर रहे हैं, आपकी समझ कितनी है उसके बेसिस पे काम होता है। ऐसे ही मैं बात करूंगा क्रिप्टो की। क्रिप्टो मार्केट की, अब देखो क्रिप्टो मार्केट में ये है कि क्रिप्टो मार्केट काफी ज्यादा लाइक कह सकते हो फ्लक्चुएट करती रहती है। देखो नॉर्मल सी बात करूं क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो को फेमस बनाने वाला जो था बिटकॉइन, ठीक। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप काउंट होता है वो है इथेरियम, ठीक। ये दो करेंसीज हैं जो काफी ज्यादा फेमस हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर। एंड क्रिप्टो मार्केट में कोई भी जाके अपनी करेंसी बना सकता है जिसको टोकन बोलते हैं, ठीक। मैं चाहूँ अपने नाम से बना सकता हूँ, एंड उसके हिसाब से उसका जो डिमांड होगा उसी हिसाब से उसकी सप्लाई होगी, उसी हिसाब से उसका प्राइस जो है फ्लक्चुएट करेगा। डिमांड सप्लाई वाला गेम है सभी मार्केट में, मैंने आपको बताया। देखो क्रिप्टो मार्केट की बात करूँ तो क्रिप्टो मार्केट हम लोगों की, अभी इंडियन मार्केट की बात करें, हम लोगों से 20 साल 30 साल आगे की चीज़ है। आप दुबई में देखें या फिर कहीं ऐसी अच्छी कंट्री में देखें जहाँ पर सच में फाइनेंशियल मार्केट को फाइनेंशियली सच में माना जाता हो, वहाँ आप देखेंगे तो आप कॉफ़ी अगर खरीदेंगे तो कॉफ़ी की पेमेंट आप क्रिप्टो में कर सकते हैं, गाड़ी खरीदेंगे तो गाड़ी की पेमेंट कर सकते हैं क्रिप्टो में। उल्टा हमारे देश की बात करें, अगर आप अपने देश के अंदर 2 लाख से ऊपर की कोई चीज खरीदेंगे तो पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत पैसा आ रहा है, कहाँ से आया पैसा? समझ रहे हो? ये साइकोलॉजिकल गेम है, साइकोलॉजी है, तो सिंपल सी बात आती है। तो क्रिप्टो मार्केट में अगर कोई काम करना चाहता है तो वहां पे भी एक कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता है कि आपको एक पर्टिकुलर चीज पकड़नी पड़ती है, उसके अंदर ही आपको अच्छा बनने की कोशिश करनी है। और क्रिप्टो मार्केट जो होती है वो 24 घंटे सातों दिन चलती है, इस बात को ध्यान रखना। आपको बताना चाहता हूं जैसे कि फोरेक्स मार्केट के अंदर हुआ या फिर स्टॉक मार्केट, देखो स्टॉक मार्केट में मैंने बताया था, 1 मिनट समझा देता हूँ। स्टॉक मार्केट में मैंने बताया था कि आप स्टॉक मार्केट में गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो। अगर आप देख रहे हो कहाँ पर, कमोडिटी मार्केट के अंदर एक्सचेंज एमसीएक्स था, उसमें किस में काम कर सकते थे आप? गोल्ड मिनी में काम कर सकते थे, गोल्ड में काम कर सकते थे 1 kg, या फिर गोल्ड पीटल में काम कर सकते थे, ठीक। इसी तरीके से आप फोरेक्स मार्केट की बात करें तो फोरेक्स मार्केट में जो कमोडिटी मार्केट है उसके अंदर आप XAU यूएसडी में काम कर सकते थे। आपको बताना चाहूंगा क्रिप्टो मार्केट में भी सेम चीज होती है। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में गोल्ड डेरिवेटिव लाइक जो गोल्ड है उसके अंदर काम करना चाहते हैं तो एक पेयर है जिसको बोलते हैं PAXG। तो जो PAXG होता है ना वो फॉलो करता है, पता है किसको? गोल्ड को। एंड ये वाला जो इंडियन मार्केट वाला गोल्ड होता है ये भी फॉलो करता है गोल्ड को। तो कोई इंसान अगर बोले मुझे इंडियन मार्केट में काम करना है तो देखो वो यहाँ पे काम कर सकता है, गोल्ड के अंदर काम करना चाहता है तो। कोई बोले मुझे फोरेक्स मार्केट में काम करना है इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो यहाँ पे काम कर सकता है। कोई बोले मुझे क्रिप्टो में भी काम करना है तो वो यहाँ पे काम कर सकता है। क्योंकि फॉलो कौन किसको करता है? XAUUSD आगे चलता है ऊपर की तरफ मान लीजिए, तो ये सारे के सारे उसको फॉलो करते हैं, सेम मूवमेंट काउंट होती है, बिल्कुल सेम टू सेम मूवमेंट काउंट होती है। तो आप तीनों मार्केट में वर्क कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम निकल के नहीं आती, ठीक। तो ये तरीका काउंट होता है। चलिए आई विश यहाँ तक की बातें एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। 24 घंटे सातों दिन चलने वाली मार्केट है, ये कभी बंद नहीं होती। फोरेक्स मार्केट तो जो है बीच में कभी कभी बंद भी हो जाती है सेशन वाइज, बट ये बंद ही नहीं होती, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट की ये खूबसूरती होती है, और यही इसका भयानकपन होता है कि आपको 24 घंटे लैपटॉप के आगे बैठना पड़ सकता है। देन उसके बाद में एक बात करें, हाई वॉलेटिलिटी होती है और बिग रिटर्न्स होते हैं। देखो अगर गैम्बलिंग की बात की जाए, लोग कहते हैं गैम्बलिंग की बात, तो भाई बिग रिटर्न्स की बात करें तो कोई करेंसी बहुत बड़ा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है, कोई करेंसी सालों तक साइडवेज पड़ी रह सकती है, कोई करेंसी पैसा लगाते ही नीचे गिर सकती है। तो देखो यहाँ भी जीतने के चांस, जो विन होने की प्रोबेबिलिटी है वो 33% ही है, ठीक। साइडवेज की बात करें, अगर साइडवेज मार्केट की बात करें तो भी उसकी 33% है,
और अगर डाउन साइड की बात करें, डाउनफॉल की बात करें, डाउन साइड मूव की बात करें तो उसकी भी 33% है। तो हमारे लिए नुकसान किन किन कंडीशन में है? पहली कंडीशन तो है भाई, अगर ऊपर की तरफ भाग गया तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर साइडवेज हुआ तो हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, उल्टा हम लोगों को यहाँ पे लॉसेज होंगे। लॉसेस किसके कारण होंगे? इन्फ्लेशन के कारण। इन्फ्लेशन याद रखना, ये साइडवेज में इन्फ्लेशन लॉस कराता है। और अगर डाउनफॉल आ गया, नीचे की तरफ गिर गया, तो भाई प्रॉफिट तो छोड़ो, यहाँ पे तो उल्टा लॉस होंगे। जो नॉर्मल नीचे गिरा, प्लस यहाँ पर आप काउंट कर लीजिए इन्फ्लेशन का जो लॉस है उसको भी काउंट कर लीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे भी हमें लॉस हुआ। मैं दिखा देता हूँ आपको। क्रिप्टो मार्केट में यहाँ पे भी हमको लॉस हुआ, यहाँ पे भी हमको लॉस हुआ। हमको केवल प्रॉफिट कहाँ हुआ? जब प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तब हमको यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। तो क्रिप्टो मार्केट की भी सच्चाई की बात करें तो विन होने की प्रोबेबिलिटी ओनली 33% एंड लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ओनली 66%। ओनली नहीं, 66%। तो ये है क्रिप्टो मार्केट की एक पूरी सच्चाई। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट स्टेप बात करते हैं, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा। ये चीज़ समझ लीजिए। एक लाइन में आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाए, ताकि आप इस पिक्चर को अच्छे से बोल पाएँ। देखो, अगर मैं साइड बाय साइड देखूँ कंपैरिजन, अगर मैं सिंपल एक बात बोलूँ, तो अगर हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, तो स्टॉक की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है? आपको क्या मिलता है सबसे इंपॉर्टेंट? ओनरशिप। आप शेयर के मालिक बन जाते हैं और सालों आप उसको खरीद के बैठ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर हम बात करें फोरेक्स मार्केट की, फोरेक्स में क्यों काम किया जाता है? ताकि हम अपनी करेंसी को बचा पाएं, हम अपनी करेंसी के बेस पे ट्रेड कर पाएं, ठीक। देन कमोडिटी मार्केट की बात करें, कमोडिटी की बात करें जिसमें हम गोल्ड वगैरह की बात कर रहे हैं। इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? यहाँ पे हम ले सकते हैं फिजिकल फिजिकल एसेट्स, जिनका प्राइस अप या डाउन हो सकता है, डिपेंड करता है। देन नेक्स्ट हम बात करें क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो को हम क्या बोलते हैं पता है? हम क्रिप्टो मार्केट के अगर हम कोई भी प्रोडक्ट को खरीद के बैठते हैं तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली यहाँ पे डिजिटल एसेट्स। ओके, तो ये तरीके से काम किया जाता है। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। उनमें मेन चीज़ क्या थी? टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस आपको पता लग गया होगा। स्टॉक मार्केट की बात करें, यहाँ पे लिमिटेड टाइम होता है, ठीक। लिमिटेड मतलब एक पर्टिकुलर विंडो खुलती है, उसके अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मार्केट होती है। मान लो अमेरिकन मार्केट हुई, चाइनीज मार्केट हुई, जापानीज मार्केट हुई, इंडियन मार्केट हुई, तो इनकी टाइमिंग होती है। फोरेक्स मार्केट की बात करें, यहाँ पर क्या होता है? सेशंस होते हैं। कहने के लिए 24 घंटे और लाइक सातों दिन चलता है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे बेसिकली टाइम सेशंस होते हैं, सातों नहीं होता, सॉरी, 24 घंटे पाँचों दिन। सैटरडे संडे ये मार्केट बंद रहती है, ओके। फोरेक्स मार्केट जो है सैटरडे और संडे ऑफ रहती है। आगे आने वाले टाइम में बताऊंगा एक एक सेशन कब कब चलता है, तो ये बात ध्यान रखना, ये ऑफ रहती है इस पर्टिकुलर टाइम पर। चलो जी, नेक्स्ट स्टेप कमोडिटी मार्केट की बात करें। कमोडिटी मार्केट के अंदर भी क्या होता है? टाइमिंग की बात करें, अगर हम इंडियन मार्केट में काम कर रहे हैं तो लिमिटेड टाइम है। इंडियन मार्केट में INDIA यहाँ पे। और अगर हम बात करें फोरेक्स मार्केट में, फोरेक्स में मतलब फोरेक्स के अंदर कमोडिटी मार्केट XAUSD, वहाँ पर क्या है? सेशन में काम होता है। वहाँ पे क्या है? 24 घंटे पाँचों दिन तो काम कर सकते हैं आप, बीच में कुछ सेशन क्लोज होते हैं छोटे छोटे टाइम के लिए। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे सैटरडे संडे ऑफ होता है, ठीक। अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं तो भी। देन क्रिप्टो मार्केट की बात करें, क्रिप्टो में मैंने क्या बताया आपको? क्रिप्टो के अंदर एक पेयर बताया मैंने, PAXG। ये जो पेयर होता है ना, ये क्रिप्टो के अंदर 24 घंटे सातों दिन चलता रहता है। आप कहेंगे जब गोल्ड, मेन गोल्ड बंद हो गया तो ये क्यों चलता रहता है? बेसिकली ट्रेडिंग यहाँ पे होती रहती है और चलती रहती है, नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर डायरेक्टली 24 घंटे, पांचों दिन छोड़ो, 24 घंटे सातों दिन वाले सिस्टम पे आना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आकर काम करते हैं। चलो, यहाँ तक की टाइमिंग की बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसको बोलते हैं रिस्क की बात करें। रिस्क किसमें ज्यादा होता है? मैं अच्छे से आपको अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपको पिक्चर्स क्लियर होती रहे। नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमारा रिस्क किसके अंदर सबसे ज्यादा होगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। रिस्क हर जगह पे इन्वॉल्व होता है क्योंकि विनिंग प्रोबेबिलिटी की बात होती है। मैं आपको विनिंग प्रोबेबिलिटी एक बार लिखकर बता देता हूँ किसमें कितनी होती है। देखो दोस्तों, विन प्रोबेबिलिटी, विन एंड लॉस,
अगर हम नॉर्मल शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट में 33% विनिंग प्रोबेबिलिटी, 66% लॉस होने की प्रोबेबिलिटी। करेंसी मार्केट की बात करें, सेम 33% विन होने की प्रोबेबिलिटी, 66% लॉस होने की प्रोबेबिलिटी। कमोडिटी मार्केट की बात करें, 33% विन होने की प्रोबेबिलिटी, 66% लॉस होने की प्रोबेबिलिटी। क्रिप्टो मार्केट की बात करें, सेम 33% विन होने की प्रोबेबिलिटी, 66% लॉस होने की प्रोबेबिलिटी। बट शेयर मार्केट में एक ऐसी जगह है जहां पर ये उल्टा हो जाता है। मैंने बताया ना आपको, जहां पे इंस्टीट्यूशन वगैरह काम करते हैं वहां पर ये उल्टा हो जाता है। तो वो कौन सी जगह होती है? स्टॉक मार्केट की बात करें, दुनिया के हर स्टॉक मार्केट में चीजें होती हैं, उसको बनाया जाता है, उस प्रोडक्ट को बोला जाता है ऑप्शंस। एंड ऑप्शंस के अंदर भी वो सीक्रेट जगह कौन सी होती है? ऑप्शन सेलिंग। देखिए, ऑप्शन सेलिंग को ना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है ताकि आम जनता की पहुँच से बहुत दूर रहे, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे ना मैथ उल्टा हो जाता है। यहाँ पर क्या है, विन होने की प्रोबेबिलिटी जो है, वो हो जाती है 66% और लॉस होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 33%। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया। तो ये बातें मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, बहुत डिटेल में, बट अभी के लिए समझ लीजिए कि यहाँ पर स्टॉक मार्केट में ऑप्शन सेलिंग। आप कहेंगे फॉरेक्स मार्केट में भी ऐसा होता है कि ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं क्या? फॉरेक्स मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते, कुछ ही पेयर्स में अवेलेबल होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक? ऐसे ही कमोडिटी मार्केट की बात करें, कमोडिटी मार्केट में क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं? जी हाँ, ऑप्शंस होते हैं और वहाँ पे भी ये 66% एंड 33% वाला मैथ वर्क करता है। ऐसे ही क्रिप्टो मार्केट में क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं? जी हाँ, ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, बट इन करेंसीज के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम अवेलेबल नहीं हो पाती, तो हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे, ये बात बता देना चाहता हूँ। इनके अंदर इतने ऑप्शंस में वॉल्यूम अवेलेबल नहीं होते क्रिप्टो मार्केट में। कुछ ऐसे एक्सचेंज हैं जैसे एनएसई बीएसई हैं, वहाँ पर तो वॉल्यूम अवेलेबल है, ठीक? लाइक अगर हम बात करें ऑप्शंस फ्यूचर्स की, बेसिक सॉरी, इक्विटी की या फिर कमोडिटी की, बट यहाँ पर अभी इतना वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है ऑप्शंस के अंदर, ठीक? तो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। देन अब यहाँ पे आप बताइए कि आपको क्या करना चाहिए। आपको पिक्चर क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बातें क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे रिस्क कैपिटल की बात करूँ, जो नया इंसान है वो बेचारा वो कहेगा मैं कहाँ रिस्क लूँ, कहाँ अपने पैसे को दाव पे लगाऊं। देखो, दाव पे लगाने की बात नहीं है, बात है एजुकेशन की। अगर आप प्रॉपर्ली एजुकेशन लेके काम कर रहे हो, देन आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे निकल के नहीं आएगी। लोग काम कर रहे हैं भाई, 33% पे प्रॉफिट बनता है, बट आपको ये बात समझनी होगी। अब रिस्क की बात करो, अगर मैं रिस्क के बेसिस पे इसको बांटू तो कैसे बांटा जाएगा? सबसे ज्यादा रिस्की काम कहाँ पे होगा? सबसे ज्यादा रिस्क कहाँ पे होगा? सबसे पहले आ जाता है उसके नंबर में कौन? क्रिप्टो मार्केट, ठीक? उसके बाद में अगर मैं सेकंड नंबर पे रिस्क को रखता हूँ कि रिस्क सेकंड नंबर पे कहाँ पर है, तो वो आ जाता है स्टॉक मार्केट, ठीक? तीसरे नंबर पे अगर मैं रिस्क को रखता हूँ कि रिस्क कहाँ पर है बेसिकली, तो तीसरा नंबर आ जाता है ये। और चौथे नंबर पे सबसे कम रिस्क की मैं बात कर रहा हूँ, तो चौथे नंबर पे फोरेक्स आ जाता है। आप कहेंगे ऐसा क्यों रखा? बेसिकली आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा रीज़न बताइए। रीज़न बड़ा सिंपल सा है। सबसे ज़्यादा मैंने रिस्की क्यों रखा? क्योंकि यहाँ पे डिजिटल एसेट है और बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो जाती है इसके अंदर। कॉमन सी बात आ जाती है, तो ये रिस्क की सबसे पार्ट यहाँ पे रखा गया है। स्टॉक मार्केट रिस्की क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो बड़े प्लेयर होते हैं वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, प्राइस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो बड़े अमाउंट के साथ में गेम प्ले कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में यहाँ पे कह सकते हो फ्लक्चुएशन होती है, मूवमेंट होती है, तो वो मैनिपुलेट की जा सकती है। तीसरी कंडीशन, तीसरी में सबसे उससे कम में क्यों रखा कमोडिटी में? उससे पीछे रीजन बड़ा सिंपल सा है, इसको भी मैनिपुलेट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मैनिपुलेट नहीं होता। ऐसी फॉरेक्स मार्केट की बात करें, फॉरेक्स मार्केट को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर मूवमेंट होने के लिए बड़े बड़े देशों को बड़े बड़े स्टेप उठाने पड़ते हैं, तब जाके मूवमेंट काउंट होती है। तो सबसे ज्यादा अगर मैं सेफ्टी के हिसाब से देखूं, सेफ्टी के हिसाब से नंबर दिया जाए तो कौन सबसे ज्यादा सेफ है? सबसे पहले आ जाता है, सबसे ऊपर है फॉरेक्स मार्केट सेफ्टी के हिसाब से। फॉरेक्स मार्केट सबसे सेफ, उसके बाद उसके नीचे जो सेफ्टी की बात करें तो काउंट आ जाता है कमोडिटी मार्केट। उसके बाद में सेफ्टी के लिहाज से देखें तो आ जाता है स्टॉक मार्केट। उसके बाद में देखें तो क्रिप्टो मार्केट। आई विश कि आपको ये एक पूरा का पूरा पिक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। रिस्क के बाद साथ भी ये क्लियर होना बहुत जरूरी था। देखो, मार्केट चूज करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? रिस्क समझना इंपॉर्टेंट है कि आप किस मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझनी होंगी कि अगर आपको बहुत ही स्लो ग्रोथ चाहिए है, लाइक अभी मैं बहुत ज्यादा नया हूँ, मुझे कुछ करना नहीं आता, तो आपको कहाँ जाना चाहिए? आपको जाना चाहिए नंबर वन, स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक? अगर आपको फास्ट लर्निंग चाहिए तो आपको कहाँ जाना चाहिए? फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो सॉरी कमोडिटी मार्केट के अंदर। और अगर आपको एक्सपेरिमेंटल हो, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो कि मैं तो ये कर लूँगा, मैं तो वो कर लूँगा, बहुत ज़्यादा कह सकते हो महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा हाई है कि मुझे 1 साल में ही करोड़पति बनने की प्लानिंग बनानी है, मैं तो जुआ खेल लूँगा, समझ रहे हो? ऐसे टाइप के लोग भी होते हैं। वो कहाँ जा सकते हैं? वो जा सकते हैं क्रिप्टो मार्केट पे। तो मैं तो ये एडवाइस दे सकता हूँ, इतना आप समझ गए होंगे, सिंपल सी बात आती है। देन नेक्स्ट बात करें, अगर मैं गोल्ड की बात करूं, इंपॉर्टेंट, मैं गोल्ड के ऊपर क्यों काम करता रहता हूं, क्यों बताते रहता हूं? देखो, गोल्ड हिस्टोरिकली सेफ हेवन एसेट
माना जाता है, ठीक है? इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर भी गोल्ड को क्लोज़ली फॉलो करते रहते हैं और यही रीज़न है कि हम कभी भी गोल्ड के अंदर सेल ट्रेड एक्टिवेट नहीं करते। हम हमेशा गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो बाय साइड पर ट्रेड करते हैं और ट्रेड करके काम करते हैं। अब ये गोल्ड के अंदर ट्रेड करना है तो आपको कहाँ जाना पड़ सकता है? आपको कमोडिटी मार्केट में जाना पड़ सकता है, आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में एमसीएक्स में जाना पड़ सकता है, आपको क्रिप्टो मार्केट में कहाँ पे जा सकते हैं आप? पीएक्सजी के ऊपर जा सकते हैं। आप फॉरेक्स मार्केट में कहाँ जा सकते हैं? एक्सएयू यूएसडी पे जा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। गोल्ड आपको सभी जगह पे एक्सेस प्रोवाइड कराता है। ऐसी कोई दिक्कत की बात निकल के नहीं आती। अब आपको लाइक पता है कौन सी मार्केट क्या करती है। आई विश कि मैंने आपकी तरफ से पूरी लैंग्वेज में अच्छी लैंग्वेज में बता दिया। अगर लेक्चर में हम देखेंगे अगले लेक्चर में प्राइस एक्चुअल में मूव कैसे होता है, लाइक ये चीज़ हम समझेंगे, ठीक? ये बात ध्यान रखिए, प्राइस मूव होता कैसे है, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक? अब इस लेक्चर के बाद में मार्केट अलग-अलग है लेकिन लॉजिक सेम है, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। बस आपको समझने के ऊपर ध्यान देना है कि आपके लिए कौन-सी मार्केट सही है और कौन-सी मार्केट गलत है। देखो मैक्सिमम लोग ना फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो गलत चीज़ें चूज़ कर लेते हैं, इसलिए फेल नहीं होते कि उनको काम करना नहीं आता। अब देखो मैं अपनी बात करूँ, मुझे बेसिकली कोडिंग पसंद है या मैं अपनी बात करूँ मुझे अकेले बैठकर काम करना पसंद है क्योंकि कोडिंग के अंदर ये एक बहुत ही अच्छी बात चाहिए होती है कि बैठ के काम करना पड़ता है, तसल्ली के साथ में लैपटॉप उठाकर, ठंडी जगह पर बैठकर, समझ रहे हो ये चीज़ें होती हैं ना। अब सोचो मुझे टीम वर्क करना पसंद होता तो मैं कॉर्पोरेट में वर्क कर रहा होता, मुझे फील्ड का काम करना पसंद होता तो मैं पुलिस में होता, समझ रहे हो? हर एक चीज़ के अपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं। अगर गलत इंसान को गलत जगह पे डाल दिया जाएगा तो कभी भी वो सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगा। तो मेरा मानना ये था, मैंने इसलिए आपको ये सारी बातें बताई कि आप किस जगह के लिए फिट हैं, ये आप ही डिसाइड कर सकते हो कि आप स्टॉक मार्केट के लिए फिट हो, फॉरेक्स मार्केट के लिए फिट हो, कमोडिटी मार्केट के लिए फिट हो या क्रिप्टो मार्केट के लिए फिट हो या आप गोल्ड ट्रेडिंग के लिए फिट हो या फिर आप सिल्वर ट्रेडिंग के लिए फिट हो। मैं आपको इस चीज़ के बारे में गाइड कर सकता था, वो मैंने किया। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको किस तरीके से अपना अगला स्टेप रखना है। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई है, लाइक ये वीडियो नंबर कंप्लीट हो गया है। अगर मेरी बातें समझ में आई है तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है, लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है? आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। यहाँ तक की जर्नी में जो मैंने आपको बातें समझाई वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको मेरे एक्सप्लोसिव ट्रेड ऐप की लिंक मिलेगी। उस लिंक से ऐप को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके वहां पर चैट बॉक्स ओपन कीजिए। चैट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट करके बताइए कि 43 प्लस 9 कितने होते हैं, ठीक? आपको ये कमेंट करके बताना है मेरे चैट बॉक्स में एंड मैं वहां पर आपको सामने से रिप्लाई करूंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझे वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर। इसी के साथ में आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं और अगली क्लास को जल्द से जल्द शुरू करते हैं।